हेलो एवरीवन, वेलकम टू T6 अगेन। सो जैसा आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नेशनल अफेयर्स को कवर किया था। नेशनल अफेयर्स को कवर किया था और थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। सो पहले मैं इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ एक बार। फर्स्ट, ये जो इंडेक्स है ये 2025 का है और ये कहाँ से कहाँ तक कवरेज है इसका। जून 27 2025 तक कवरेज है। कहाँ से? जून 1 2024 से कवरेज है। तो जून तक का सारा कवरेज तो इसमें घटना चक्र में मिल जाएगा। जून के बाद का जो मंथ है, जुलाई और अगस्त के, उसके उसमें हमारा जो अपना खुद का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो T6 ओरिजिनल के नाम से आ रहा है। ठीक है, वो हम लोगों ने निकाला है और उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का। तो जुलाई से हम लोगों का अपना खुद का है, जिसमें यूपीएससी लेवल का और स्टेट पीएससी का मतलब सिर्फ स्टेट पीएससी नहीं, जैसे यूपी पीएससी, बीपीएससी या राजस्थान पीएससी हो गया, उत्तराखंड पीएससी हो गया, या इनफैक्ट और जो बाकी एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी हो गया, या इवन उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, मतलब अदर देन यूपीएससी जितने भी एग्जाम है उन सबको कैटर करेगा ये वाला वीडियो। तो जुलाई का मंथ का दोनों रिलीज हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में हम लोग इसका जो है इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स में जैसे हम जानते हैं कि पहला पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको तो हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि इसमें वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल में एनालिसिस। फिर उसके बाद नेशनल अफेयर है। नेशनल अफेयर को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया ही था, आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, जैसे ए, इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब इंडिया और जो बाकी देशों के जो बायलैटरल रिलेशन है उस पर इसमें जोर दिया गया। देन जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इजराइल कन्फ्लिक्ट, सॉरी नॉट इंडिया इजराइल, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, बट उस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ भी है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट है साइप्रस में। ठीक है, साइप्रस जैसे जानते हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया था टर्की ने, तो टर्की और साइप्रस का जो है पंगा चल रहा, तो उसमें हम लोग जो है टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर यूएस वाइस प्रेसिडेंट का विजिट, फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का विजिट श्रीलंका, मतलब जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया का किसी भी देश के साथ, उसको कवर किया गया इसमें। देन बी पार्ट में क्या किया गया, जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, जैसे नाटो का समिट होगा, ठीक है, एससीओ का समिट हुआ, या इनफैक्ट ब्रिक्स का समिट है, बिम्स्टेक का समिट है। ये सारी चीजें बी पार्ट में कवर की गई हैं। उसके बाद जो है सी पार्ट में क्या, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को कवर किया इन लोगों ने। ठीक है, जिसमें हारून ग्लोबल रिच लिस्ट इंडेक्स है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो जितने इंडेक्सेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज होते हैं वो हैं। फिर उसके बाद में साथ में फिर यहाँ डी में फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, कुछ कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल योगा डे है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ स्मॉल जो न्यूज़ है, स्मॉल न्यूज़ यहाँ पे दिया नहीं है, रैंकिंग और ये सब दिया, लेकिन इसमें ये इंटरनेशनल इवेंट्स के बाद कुछ स्मॉल न्यूज़ इन शॉर्ट्स टाइप का वो इन्होंने कवर किया है। सो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, देखते हैं कि एक वीडियो में कवर हो पाता है कि नहीं, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 2 आवर्स की एक वीडियो में, टू लेस देन 2 आवर्स में भी इनफैक्ट कवर हो सकता है ये वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं पहला, कि ये आर ओ आर में भारी सफलता के बाद क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा इससे पहले जो एक प्रहार मैगजीन की सीरीज चल रही थी। ठीक है, प्रहार मैगजीन, उसमें हम लोगों ने जून 2025 तक कवर किया था। कहाँ से? जुलाई 2024 तक से कवर किया था। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स थे। ठीक है, और उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में, जो आर ओ का एग्जाम हुआ था, आर ओ का ऑन 27 जुलाई 2025, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से फंस गए सीधा। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है आर ओ की भारी सफलता के बाद, और इसका कोई रीजन नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को। फिर फर्स्ट न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन लोगों ने बहुत जो है डिटेल में दिया हुआ है, मतलब बहुत ही हैवी डिटेल में, जैसे ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत डिटेल में चले गए, जितना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, बट स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कि इतना एनालिसिस करें। बट जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि सारी चीज ना पढ़नी पड़े, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उस पर फोकस करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है मार्क्स गेन किए जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट फर्स्ट न्यूज के साथ, ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट के साथ। ठीक है, जैसा जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या नाम रखना है, इसराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या रखा था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ठीक है, एक ये ऑपरेशन का नाम रखना है। फिर जब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उसका क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3 क्यों? क्योंकि इससे पहले भी ईरान जो है इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर चुका है, उसका नाम रखा था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ये उसका थर्ड पार्ट था, जिसके ईरान पे जो हमला किया था इसराइल ने, उसके रिस्पॉन्स में जो है उन्होंने अटैक किया। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है कि
इसराइल का ऑपरेशन क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। फिर ईरान के ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है। उसके अलावा कहाँ अटैक हुआ? ये तेहरान में अटैक हुआ, तबरीज में, ये सब मिलिट्री बेसिस। ये सब मोस्ट लाइकली नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है दिस, कि यूएस ने जब ज्वाइन किया था तो उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था B2 बॉम्बर्स के द्वारा। ठीक है। वो 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक फोर्डो, एक नतांज और एक इस्फहान। ठीक है। इसको मैप पे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और B2 स्टेल्थ बॉम्बर से किया था, किससे? एक GBU-57 बॉम्ब, जिसको शॉर्ट में बंकर बस्टर बॉम्ब बोला जाता है, इस बॉम्ब से अटैक किया था। ठीक है। और B2 स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो यूएसए इज द ओनली कंट्री विच ऑपरेट्स दिस B2 स्टेल्थ बॉम्बर। ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा? इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया। ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। क्यों भाई? क्योंकि हॉर्मूज का स्ट्रेट जो है वो ईरान के बहुत क्लोज है, और ईरान ने धमकी दी थी कि हॉर्मूज के स्ट्रेट को जो है क्लोज कर देंगे। हॉर्मूज के स्ट्रेट को क्लोज होने से क्या होगा कि 20 to 25% जो ऑयल का ट्रेड होता है वो यहीं से होकर निकलता है। ठीक है। वर्ल्ड का जितना भी है 20-25%, ठीक है, यहीं से निकलता है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जो है ईरान बंद कर देता है, ठीक है, सो दैट विल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट करेगा? एक तो क्रूड ऑयल सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा, ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस को, मतलब जो जनरल चीजें हैं वही है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन डायस्पोरा। ठीक है। इंडियन डायस्पोरा में जितना, अच्छा, इंडियन डायस्पोरा टोटल अनुमान है कि 17.9 मिलियन पीपल जो है इंडिया से बाहर के देशों में रहते हैं, जिसमें 66% सिर्फ गल्फ रीजन में रहते हैं। ठीक। ये गल्फ रीजन में रहते हैं। ठीक है। ये 1.34 करोड़, ये एनआरआई, ये कहीं 1.34 करोड़ देता है, कहीं 17.9 मिलियन देता है, तो डेटा जो है वो मिसमैच हो जाता है कभी कभी। बट ये गल्फ रीजन में 66% रहते हैं, और मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? यूएई में रहते हैं। ठीक है। सो उसी रीजन में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो चांसेस ये भी थे कि ईरान जो है वो यूएस के बेसिस पे, जो मिलिट्री बेसिस हैं इन गल्फ नेशन में, वहां पे अटैक करे। और जो अटैक किया भी था, कतर में अटैक किया था, उसके बाद फिर उनके बीच में संधि हो गई। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैक्सिमम जो इंडिया का एनआरआई है, डायस्पोरा है, ठीक है, वो वहीं रहता है। ठीक। और उनको निकालने के लिए क्या ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन या ये ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। और जब हमास और इसराइल का जो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब 7 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था वो, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया था, उस दौरान जब इसराइल से अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया ने? ऑपरेशन अजय। सो ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन अजय, ये दोनों नाम याद रखने हैं, ये इंडिया से रिलेटेड है। और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वो किसका है? वो ईरान और इसराइल का है। ठीक। देन फिर 2022 में यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा था। ठीक है। फिर जब 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो वहां से निकालने के लिए कौन सा था? ऑपरेशन देवी शक्ति था। ठीक। सो ये सारे ऑपरेशन जो है वो कभी कभी पूछ सकता है। देन अभी लेटेस्ट में एक ऑपरेशन दोस्ती चलाया था, किसके लिए? तो टर्की के लिए चलाया था, टर्की में जो भूकंप आया था। ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्ती जो है वो किसके लिए था? टर्की के लिए। ठीक। फिर अभी म्यांमार में भूकंप आए, वहां के पीड़ितों को हेल्प पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये सारे लेटेस्ट ऑपरेशन हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक। फिर फिर बाकी सब तो ठीक है ये। ठीक है। एक एनपीटी दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये याद रखना है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है कहाँ गए? साइप्रस में विजिट करने गए। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिर्फ याद रखना है, साइप्रस के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। हु इज दिस? साइप्रस के प्रेसिडेंट मिस्टर निकोस क्रिस्टो डुलिडाइस। ठीक है, डुलाइड्स। और साइप्रस का जो है ईरान टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका फायदा इंडिया उठा सकता है आने वाले भविष्य में। क्यों? टर्की को जो है वो काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि टर्की जो है वो लगातार पाकिस्तान को बैरक्टर ड्रोन सप्लाई कर रहा था। ठीक है। बहुत सारा एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा था, और ओपन सपोर्ट दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान को। सो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया साइप्रस को जो है वो एक मोहरे की तरह यूज कर सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल रिलेशन में यही चीज चलती है कि एक देश को काउंटर करने के लिए दूसरे देश को खड़ा किया जाता है। जैसे इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को खड़ा किया गया था। और आज के भी समय जो वर्ल्ड की पावर्स हैं, जैसे यूएस हो गया और चाइना हो गया, दे विल नेवर लेट पाकिस्तान डाई, बिकॉज वो पाकिस्तान जो है उनके लिए एसेट है। क्यों? ताकि इंडिया को जो है कंट्रोल में रख सकें। ठीक। फिर साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने क्या अवार्ड दिया है? गांधी जी, सर, मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। उसका नाम क्या है? ये पूछ सकता है कि साइप्रस के का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकायरस 3। ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? साइप्रस। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो साइप्रस के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो, और दूसरा साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम। ठीक है। यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछेगा इसमें।
ठीक है। जैसे ये दिया हुआ ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में है, ठीक है, क्लोज टर्की एंड सीरिया के पास है। और ये जो है साइप्रस का जो है उनके साथ पंगा चल रहा है टर्की के साथ। ठीक। फिर साइप्रस जो है वो इस होल्ड ये प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा ईयू काउंसिल की 2026 में। ठीक है। सो ईयू का गेटवे भी है एक इंपॉर्टेंट, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत आए थे। अब मुझे लगता नहीं है कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस के रिलेटेड कुछ भी है तो उसको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पूरी तरह चौपट कर दिया है। सो आई थिंक वी शुड स्किप दिस न्यूज। बाकी और कुछ तो इसमें है नहीं। ठीक है। वही $150 बिलियन का जो है, जो अब टैरिफ के बाद जो है बहुत रिड्यूस हो जाएगा। फिर एफडीआई फ्लोज जो है वो, यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स, बल्कि यूएस तो है भी नहीं, कहाँ से आता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है। ठीक। और उसके बाद सेकंड नंबर पे मॉरिशियस से आता है। ठीक है। सिंगापुर के बाद मॉरिशियस से। इन्हें छोटे छोटे देशों से क्यों आता है? इसका रीजन है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डीटीएए। ठीक है। ये छोटे छोटे देशों के साथ इंडिया ने साइन कर लिया। अब कंट्रीज जो है वो टैक्स को अवॉइड करने के लिए इन छोटे देशों में जहाँ पे टैक्स बहुत कम है, उन छोटे देशों में जो है कंपनीज अपना बेस सेटअप कर लेती हैं, देन वहां से पैसा लेके इंडिया में आती हैं, ताकि टैक्स उनको कम देना पड़े। ठीक। बाकी इंडिया के पीएम जो है वो श्रीलंका गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में पूछ सकता है। तो प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है। अच्छा, पीएम मोदी की एक तो फोर्थ ऑफिशियल ट्रिप है ये श्रीलंका में 2015 के बाद, ये तो पूछने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट कौन है ये पूछ सकता है, अनुराग कुमार दिशा नायके। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। और इसका थीम क्या था? थीम, हालांकि थीम आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट है, बट श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुराग कुमारा दिशा नायके। ठीक, इसको याद रखना है। ठीक। और ये ऑब्वियसली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत है ये। फिर महासागर विजन, एक सागर विजन था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसी को जो है एक्सटेंड करते हुए महासागर विजन चलाया है इंडिया ने। ठीक है। तो महासागर विजन क्या है? वो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। ठीक। देन इसमें और क्या है? और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये माहो उमानथाई रेलवे लाइन। ठीक है, ये इंडिया ने फंड किया है। ठीक है, ये पूछ सकता है माहो उमनथाई रेलवे लाइन जो है वो किस देश में है? ठीक, इट इज इन श्रीलंका। ठीक। फिर ये अनुराधपुरा सिग्नलिंग सिस्टम है, ये भी किया है। ठीक। फिर मोदी जी कहाँ विजिट करेंगे? जया श्री महाबोधि टेम्पल। तो ये पूछ सकता है जया श्री महाबोधि टेम्पल वो कहाँ है? वो भी श्रीलंका में है। ठीक। फिर ये बाकी और सब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे 11 इंडियन फिशरमैन को रिलीज कर दिया पीएम मोदी की अपील पर। बाकी ठीक है, ये मेंस पर्सपेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मोदी जी कहाँ विजिट किए हैं, ये नाम जया श्री महाबोधि टेम्पल, फिर माहो उमानथाई रेलवे लाइन, एंड देन श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम दिशा नायके, अनुराग कुमार दिशा नायके। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। देन ये सब थोड़ा डिटेल दिया हुआ है इसमें, हालांकि ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है वो अनोटेटेड पीडीएफ और जो बिना अनोटेटेड पीडीएफ दोनों जो है उसमें मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देन इंडिया और एंगोला रिलेशन। एंगोला जो है एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, और अफ्रीका के साथ इंडिया का रिलेशन बढ़ाना जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है खुद को एक लीडर ऑफ द साउथ की तरह प्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल साउथ। ठीक है, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ की तरफ प्रेजेंट करा है, उसमें जो अफ्रीकन रीजन है, ठीक है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होने वाला है इंडिया को लीडर बनाने में। ठीक। तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो कौन किसने विजिट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया है। ठीक है। और उसके बाद जो है नहीं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने होस्ट किया, अंगोला के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में आए। ठीक है, तो अंगोला के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जाओ लोरेंको। ठीक है, इनका फर्स्ट स्टेट विजिट है, मार्किंग 40 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। ठीक। बाकी इसमें डिफेंस कॉपरेशन है, इसमें इंडिया के सागर इनिशिएटिव के साथ वो करेगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक। फिर बाकी इंडिया के जो अंगोला के सोवियत एरा के मॉडर्न जो वेपन है, ठीक है, उनको जो है इंडिया मॉडर्नाइज करेगा, दैट्स ऑल, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक। और देन हाँ, ये है एक इम्पॉर्टेंट, इंक्लूडिंग वन लोबितो कॉरिडोर। ठीक है, इसमें 3 रेलवे लाइन बनाएगा इंडिया के सपोर्ट से।
ठीक है, उसमें लॉबितो कॉरिडोर ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि लॉबितो कॉरिडोर रिसेंटली इन न्यूज, वो किस देश में है? ये अंगोला देश में है। और अंगोला है कहाँ? अंगोला को अगर अफ्रीका के जो सदर्न रीजन है, ठीक है, सदर्न रीजन में देखेंगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ऊपर नमीबिया है, नमीबिया के ऊपर जो है वो अंगोला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऊपर का मतलब नॉर्थ में, ठीक है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ से किस किस ओशन के साथ अलाइन करता है? वो अटलांटिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन के में जो है उसका मैरीटाइम मैरीटाइम बॉर्डर खुलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है एंगोला रिलेशन। तो एंगोला से याद है कि एक इसी ऐसा ही नाम से एक देश है, एंडोरा देश है। एंडोरा, ये यूरोप में है, दो देशों के बीच सैंडविच्ड है। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख पाएंगे कि इन दो देशों के बीच में सैंडविच्ड है एंडोरा नाम का देश, तो वो अच्छा होगा। तो आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए, फिर आगे चलते हैं। फिर हालांकि ये जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो तो उससे अंगोला का कहीं दूर दूर रिलेशन नहीं है, बट ये अलाइन करेगा उसके गोल के साथ, ठीक है। बाकी ये अंगोला जो है वो 123rd इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? वो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट के दौरान चलाया गया था। और इसका अकेला ऐसा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन एक ये है कि अंगोला जो है वो क्या है? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीकन सोर्स है क्रूड ऑयल का, ठीक है। और एलएनजी का तो 90% ऑफ इट्स 3.5 बिलियन एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया को किस चीज में है? वो एनर्जी बेस्ड में है। मतलब अगर अंगोला जो है भारत को 100 रुपए का सामान बेचता है, तो उसमें से 90 रुपए सिर्फ एनर्जी एनर्जी रिलेटेड चीजें होती हैं, बाकी 10 रुपए की और कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इंडिया इटली का बायलैटरल मीट, इंडिया इटली के बारे में कौन नहीं जानता? इटली का की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको तो सब जानते ही होंगे, ठीक। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि मिस्टर एंटोनियो ताजानानी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, किसकी? इटली की, ठीक है। वो इंडिया पे आए थे, ठीक। सो ये आए थे, मिस्टर एंटोनियो ताजानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, किसके? इटली के। ये आए थे भारत में, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। इसी से रिलेटेड फिर ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उसमें इटली एक इंपॉर्टेंट पार्टनर होने वाला है, ठीक है। बाकी इन्होंने जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान किया है ये, ठीक है। ये तो सब हर देश के साथ ऑलमोस्ट है ही इंडिया का, बट ये पूछने के चांसेस हालांकि कम है, बट एनीवे वी शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। एक ये है कि रोमन मोजाइक और टेक्सटाइल एग्जीबिशन का जो है इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि रोमन मोजाइक, इसमें पूछने के चांसेस रोमन मोजाइक के ज्यादा हैं, कि रोमन मोजाइक पूछ सकता है कि रोमन मोजाइक जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वो इटली में इनॉग्रेट किया गया, ठीक। फिर बाकी जो है ये इंडिया इंडिया इटली स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजिक प्लान 2025-29 के जो है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं? इसमें होने वाली है 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। वो कहाँ हुआ था? मिलान में हुआ था। मिलान कहाँ था? वो ये इटली में है, ठीक है। अच्छा, नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एशिया के देशों तक लिमिटेड है ये। इसमें जो है अफ्रीका के भी देश हैं, कुछ कुछ जो है यूरोप के भी देश हैं, और यूएस भी इसका पार्ट है, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि 58th एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? मिलान में हुआ था, ठीक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और किसने अटेंड किया था इंडिया की तरफ से? निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड किया था, ठीक। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये किसका? इंडिया और न्यूजीलैंड के बायलेटरल मीट पे है, ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड के बायलेटरल मीट पे है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जितने भी देशों के नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट जो भी हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट हो गया या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, उन सबके नाम तो जरूर याद रखिए, कि उसमें ये नाम पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड का? ये है क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक। ये भारत आए थे, ठीक है, एफटीए के नेगोशिएशन के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड ने 2011 में एक लॉन्च किया था ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी, ठीक है। ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी ये किसने लॉन्च किया था? न्यूजीलैंड ने। ये पूछ सकता है इसमें। फिर और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, और इसमें सब डिटेल ये जो है ट्रेड का डिटेल दिया हुआ है कि टोटल बायलेटरल ट्रेड कितना है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, 1.75 बिलियन। बाकी न्यूजीलैंड का लोकेशन लोकेशन तो सब जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा साउथ ईस्ट में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां पे ही है। और ये 1.75 बिलियन डॉलर में यूएस के न्यूजीलैंड के जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो है 840 मिलियन डॉलर्स, और इंडिया के एक्सपोर्ट है 910 मिलियन डॉलर के अराउंड, ठीक। यानी 0.91 बिलियन डॉलर्स, ठीक। बाकी फिर इंडिया यूएस रिलेशन रिसेंट डेवलपमेंट, अगेन मैंने बोला कि वही जो ये 26%, ये तो बहुत पुराना डेटा हो गया। ये 25% का टैरिफ अनाउंस किया था, ठीक है, अगस्त 7 से लागू हुआ था।
ठीक है, 7 या 8 अगस्त से। और फिर 21 दिन के बाद जो है एडिशनल 25%, यानी अगर कोई डील नहीं होती है तो 27 अगस्त, 27-28 अगस्त से एडिशनल 25 यानी 50% का टोटल टैरिफ जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगने वाला है। ठीक है, इट इज हाईएस्ट। ब्राजील का जो है अगेन 50% है। ठीक है, तो ब्राजील को भी 50%, इंडिया को भी 50% की पेनल्टी देनी पड़ रही है। और साथ में चाइना जो है ज्यादा खरीदता है तेल उससे, रशिया से, बट चाइना से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो है एकदम, डोनाल्ड ट्रंप की फटती है तो चाइना से पे जो है वो सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, ना चैनल पे सैंक्शन लगाए जाएंगे, ना चैनल पे पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, एज यू नो दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अ ईगोइस्टिक पर्सन, और जो ईगो मसाज करेगा उनका, जैसे अभी जाके जो ये लोग अर्मेनिया और ये अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग जाके जो है बहुत ईगो मसाजिंग कर रहे थे कि हम नॉमिनेटिंग मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज, ये वो। फिर ये जो है उसी चीजों से खुश रहता है ये इंसान। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो बेकार की चीजें हैं सारी। ठीक, ये मेगा पार्टनरशिप होने वाली थी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, बट ये मागा जो है वो मेक अमेरिका गार्बेज अगेन साबित होने वाला है। जस्ट वेट फॉर फ्यू ईयर, देन वी विल सी। देन F-35 जो है बेचने की कोशिश कर रहा था ये कबाड़ जो है इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। देन 10 साल का डिफेंस रोड मैप था, अब ये कब क्या होगा इसका कोई ये भगवान जाने। फिर हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जो तहव्वुर हुसैन है, जो 26/11 हमले का दोषी था, ठीक है, उसको एक्स्ट्राडिट करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन ये पहले की न्यूज थी। अब आगे कब एक्स्ट्राडिट करेगा कि नहीं करेगा, अब देखो क्या होता है। फिर डेनमार्क और इंडिया का जो इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, डेनमार्क का नाम जहां आएगा ना, वो उसको ग्रीन एनर्जी से जरूर जोड़ के देखिएगा, क्योंकि डेनमार्क जो है वो वन ऑफ द लीडर इन द ग्रीन एनर्जी फील्ड, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में डेनमार्क जो है वन ऑफ द लीडर्स है। ठीक, तो डेनमार्क जो है इसने क्या लॉन्च किया है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। ठीक है, GTAI। तो ये पूछ सकता है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन में दे देगा इंडिया, लेकिन इंडिया नहीं है, डेनमार्क ने लॉन्च किया है। ठीक, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, डेनिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, मेट्टे फ्रेडरिक केंसन। ठीक है, और डेनमार्क का ही एक आइलैंड है, बहुत फेमस है, ग्रीनलैंड, जिसको कब्जाने की बात जो है डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे थे। ठीक, ठीक है, इसमें ये पूछेगा जीटीएआई जो है वो किसने लॉन्च किया है, वो डेनमार्क ने लॉन्च किया है, नॉट इंडिया। ठीक, फिर इंडिया भूटान का रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसार नामग्याल और वांगचुक। ठीक है, ये नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये ऑफ ये महाकुंभ मेले में जो है आए थे इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। महाकुंभ कब हुआ था, जनवरी फरवरी 2025 में हुआ था, जैसे हम जानते हैं। कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। हर 12 साल के बाद जो है वो 4 जगह पे रिपीट करता है, अभी प्रयागराज में हुआ था। और बाकी जगह कौन सी हैं जहाँ पे होता है, तो प्रयागराज हो गया एक, फिर उज्जैन, फिर एक नासिक, फिर एक हरिद्वार। ठीक है, ये 4 जगह पे जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक, फिर जैसे जानते हैं कि इंडिया और भूटान को जो है वो एड प्रोवाइड करता है हर साल, जितना भी इंडिया का बजट होता है उसमें से 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए इंडिया जो है भूटान को देता है उनके अपने बजट के लिए। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि भूटान का 5 ईयर प्लान के लिए जो है वो इंडिया ने इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम दिया है। ठीक, और ये भूटान का एक माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी इंडिया जो है फंड कर रहा है। साथ में जो है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 1,020 मेगावाट का, उसका नाम क्या है, फुनाट सांगचू सेकंड हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। फिर एक इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट बनाया जाएगा, कहाँ पे, असम में बनाया जाएगा, इसका नाम क्या है, दरंगा दरंगा। ठीक है, दरंगा में है असम में इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, किसके बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बाकी बाकी कौन कौन से इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट और बनाए गए थे, वो एक कोकराझार गेलेप्पू, एक रेल रिंग बनाया गया था, फिर एक बनाहरहाट, ठीक है, और समस्या के बीच में। ठीक है, और कौन कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए, लोकल जो जोहार राइस है, ठीक है, और भूत जलोकिया चिली, भूत जलोकिया चिली को GI टैग दिया गया था। ये कहाँ का है, ये जो है वो नागालैंड का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको GI टैग दिया गया है, क्यों दिया गया है GI टैग, भूत जलोकिया इधर, इसको बोलते हैं कि स्पाइसीएस्ट चिली, मतलब एक बार खाओ और धुआं ना निकले तो वो भूत जलोकिया चिली नहीं है, इसका एक दावा था। तो नागालैंड का है, GI टैग भी दिया गया इसको। ठीक है, इंडिया और भूटान के रिलेशन में इसको इसका जिक्र आया है, इसलिए याद रखना है इसको। ठीक, फिर इंडिया और कुवैत का पार्टनरशिप। ये कुवैत वही है जिसपे 1989 में इराक के सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था, और इसी के ऊपर जो है वो मूवी बनी थी एयरलिफ्ट, यहीं से जो है एयरलिफ्ट किया गया था इंडियंस को।
ठीक है। सो इंडिया और कुवैत के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाईएस्ट, कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मोदी जी को दिया गया है, क्या नाम है उसका, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, कुवैत के आमिर कौन है? आमिर शेख, आमिर शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम है, ये एक दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कुछ भी याद नहीं रखना है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, और उसके आमिर कौन है, वो कुवैत के आमिर कौन है, ये याद रखना है। ठीक है। अच्छा, कुवैत में ही जो है एक हिंदी रेडियो चलाया गया था। ठीक है। हालांकि शायद ये 1.5-2 साल पहले की बात है, बट इसको भी याद रखना है कि कुवैत में एक हिंदी रेडियो चलाया गया था। ठीक है। बाकी पीएम मोदी का फर्स्ट एक ऐसा विजिट है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू कुवैत, ये 1981 के बाद जो है वो पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है। मतलब इंदिरा गांधी के बाद कितने प्राइम मिनिस्टर आ गए, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आ गए, फिर पीवी नरसिम्हा राव आ गए, श्री देव गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल आ गए, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब आ गए, फिर मनमोहन सिंह। उसके बाद जो है ये 43 ईयर्स के बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है, कहाँ पे, कुवैत में। और करेंटली इंडिया जो है इंडिया का सिक्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, कौन, कुवैत। फिर इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, क्या नाम है, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसमें यही चीज है, उसमें और कोई चीज डिटेल में नहीं दी हुई है। तो यही एक याद रखना है कि युगे युगीन जो भारत का नेशनल म्यूजियम है, उसमें किसके कोलैबोरेशन के साथ बन रहा है, इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक। फिर नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का हिस्ट्रिक एग्रीमेंट, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, किसके लिए ये, किसको, बिजली को सप्लाई करने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि नेपाल जो है वो एक माउंटेनियस स्टेट है। माउंटेनियस स्टेट होने का फायदा क्या है, वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, नदियां के पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि माउंटेन से जैसे नदी उतरती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और दैट इज वेरी हाईली सुटेबल फॉर हार्नेसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो नेपाल के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। और बांग्लादेश के पास ऐसी कोई सुविधा है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश जो है एंटायरली प्लेन बेस्ड है। ठीक है। इंडिया में हालांकि ये सुविधा है, बट इंडिया में इतना प्रोटेक्शन खुद नहीं हो पाता कि इंडिया अपने जो देश के लोग हैं उनको प्रॉपर सप्लाई कर पाए, तो इंडिया जो है सप्लाई नहीं कर पाता है, बट बांग्लादेश को जरूरत है। ठीक है। नेपाल जो है उसके पास सरप्लस है, तो इंडिया के थ्रू जो है वो सप्लाई करने की बात चल रही है, तो ये इसका हिस्ट्रिक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक। सो यहीं पे है ये रहा, 400 किलो वोल्ट का, कहाँ पे, धाल के बार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना है, धाल के बार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, ये किसके लिए है, ये इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के लिए जो है बिजली सप्लाई करने के लिए। एग्रीड रेट क्या है, 6.4 सेंट पर यूनिट। ठीक है। फिनेंशियल बेनिफिट क्या होगा, नेपाल को बेनिफिट होगा। ठीक है। और नेपाल बांग्लादेश और इंडिया ने जो संकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी कोलैबोरेटली डेवलप करने के लिए एग्री किया है। ठीक है। कौन सी रिवर पे है, ये संकोशी रिवर पे है। संकोशी रिवर कहाँ है, जो ये कोशी और सप्तकोशी का जो प्लेन है, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी का पार्ट है संकोशी रिवर। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। देन प्रेसिडेंट का विजिट हुआ है कहाँ पे, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी में। ठीक है, यह कहाँ के देश हैं, ये अफ्रीकी देश हैं। ठीक। अगेन अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इंडिया को क्या बनाने के लिए, इंडिया को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो अफ्रीका के देशों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया, बोथ इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और बाकी सब एफर्ट्स भी अफ्रीका के देशों में दिए जा रहे हैं। फिर ये है इनके नाम, तीनों के नाम जरूर याद रखना है। अल्जीरिया, पहले तो अल्जीरिया का देखते हैं। ठीक। अल्जीरिया का प्रेसिडेंट कौन थे, तेबोने। ठीक। तेबोने अल्जीरिया का प्रेसिडेंट। बाकी एक मोरिटानिया, मोरिटानिया के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक, ये कौन है, गजौनी। ठीक। इनको याद रखना है। उसके बाद फिर मलावी, मलावी के जो, ये मलावी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे इनको रिसीव करने के लिए, कौन, माइकल उसी। ठीक है। अब बिजनेस मीट, ये बस ये 3 नाम याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक। फिर स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है भारत में, किसके लिए, ये अच्छा दुनिया में दो ही जो है ट्रांस एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं कमर्शियल वाले, एक बोइंग, ठीक है, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, और एक है एयरबस, ठीक है, जो स्पेन की कंपनी है। ये दोनों की मोनोपोली या डुओपोली कह सकते हैं, कि जो कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उसमें इन दोनों की मोनोपोली है, बोइंग की और एयरबस की। तो एयरबस किसकी, स्पेन की है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये वडोदरा में एक असेंबली लाइन बनाई जाएगी, किसके हेल्प से, टाटा और एयरबस, ये दोनों का कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, इसमें ये याद रखना है। फिर इंडिया स्पेन का ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई 2026 को डिक्लेयर किया गया है। ठीक। ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई किसने डिक्लेयर किया है, इंडिया और स्पेन ने डिक्लेयर किया 2026 को। उसके बाद फिर
स्पेन टू ओपन अ कंसुलेट इन बेंगलुरु एंड इंडिया टू ऑपरेशनलाइज इट्स बार्सिलोना कॉन्सुलेट। ठीक है। अच्छा, कॉन्सुलेट का मीनिंग क्या होता है? एक होता है एम्बेसी। ठीक है। एम्बेसी क्या होती है? मेन एम्बेसी जो होती है वो कहाँ होती है? वो कैपिटल में, हर देश के कैपिटल में खुलती है। जैसे इंडिया जो है वो स्पेन के कैपिटल में खोलेगा एम्बेसी। बट इंडिया का एग्जांपल समझते हैं कि इंडिया जो स्पेन की एम्बेसी होगी वो कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में होगी। बट इंडिया एक बड़ा देश है। अब मान लीजिए तमिलनाडु या बेंगलोर या कर्नाटका के किसी व्यक्ति को स्पेन में जाना है। ठीक है। तो क्या वो नई दिल्ली में जाके फिर वीजा के लिए अप्लाई करेगा? नहीं, उसके लिए क्या है? कंसुलेट खोल जाए। कंसुलेट क्या है? वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है एम्बेसी का ही, मतलब एम्बेसी का एक कह सकते हैं ब्रांच टाइप का। वो कंसुलेट है, तो अलग अलग जगह पे कंसुलेट खोल देते हैं ताकि वहां पे जो है लोकली लोग अप्लाई कर पाए किसी भी चीज के लिए। ठीक है। तो इंडिया स्पेन का जो कंसुलेट कहाँ खुलेगा? बेंगलोर में खुलेगा। और इंडिया जो है वो बार्सिलोना कंसुलेट को ऑपरेशनलाइज करेगा। ठीक। इसमें ये याद रखना है। देन फिर इंडिया और यूएई ने साइन किया लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है। इससे एक और चीज याद रखनी है कि अरब वर्ल्ड का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ बन रहा है? यूएई में बन रहा है। ठीक है। सो यूएई जो है वो अरब वर्ल्ड में होने के बावजूद बहुत चीजों में विकसित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक होप मिशन लॉन्च किया था, कहाँ के लिए? मार्स के लिए। ठीक है। तो मार्स के लिए जो है स्पेस सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। तो मतलब ये अपने फील्ड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम प्योरली एनर्जी बेस्ड टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में। जैसे टूरिज्म में इनका एक्सपेंशन हो रहा है, फिर रियल एस्टेट में एक्सपेंशन हो रहा है, स्पेस सेक्टर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर अब न्यूक्लियर एनर्जी में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है। और उसका डील क्या है? ये न्यूक्लियर कौन कर रहा है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी, ये वहां की है, यूएई की कंपनी है, दोनों मिलके बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और नाम क्या रखा गया है? बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक। बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? यूएई में है। ठीक। एक इसमें ये शेख का नाम है, उधर याद रख लीजिए, खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। ठीक। ये ये नई दिल्ली में आए थे, एक याद रखना है शेख का नाम। दूसरा क्या है? कंपनी। कंपनी तो हालांकि पूछने के चांसेस कम है, बट ये बारह का न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जरूर पूछ सकता है कि बारह का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? यूएई में है। ठीक। और इसके साथ यूएई जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है आफ्टर यूएस एंड चाइना। बट होपफुली ट्रम्प विल मेक यूएई द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक। फिर बाकी इसमें और कुछ डिटेल है नहीं। और आईमैक कॉरिडोर में जो है, आईमैक का जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें यूएई जो है इंपॉर्टेंट पार्टनर रहने वाला है इंडिया का। फिर ब्रुनई देखते हैं। ब्रुनई कहाँ पे है? ब्रुनई एक आसियान का एक मेंबर है ब्रुनई। ठीक है। और एक बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में तीन देश हैं। एक इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट है, कुछ मलेशिया का पार्ट है, कुछ ब्रुनई का भी पार्ट है। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ पे गए थे? बंदर सेरी बेगोवान। ठीक है। कैपिटल है ब्रुनई का। तो ये कैपिटल नाम याद रखना है। फिर किसने इनवाइट किया था? वो किया था सुल्तान हाजी हसन अल बुकलोग ने। ठीक है। ये दो नाम याद रखने हैं। ठीक है। दैट्स ऑल, इसमें और कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है। हालांकि ये मॉस्क का नाम याद रख सकते हैं कि ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क। ठीक है। ये कहाँ है? बंदर सेरी बेगावान में। कहाँ है बंदर सेरी बेगावान? क्या है? वो ब्रुनई की कैपिटल है। ठीक। फिर पीएम मोदी यूक्रेन की विजिट पे गए हैं। ठीक है। ये हालांकि ये इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है। इन्फ्लुएंशियल क्या है? अभी जो ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग होने वाली है, कहाँ पे? अलास्का में। अलास्का कहाँ है? अलास्का 1867 से पहले रशिया का था। ठीक है। 1867 में रशिया ने यूएसए को बेच दिया था कुछ डॉलर्स में। बट ट्रम्प डोंट नो कि ये रशिया, ये यूएस में है। ट्रम्प बोल रहे थे कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सो लेट्स सी कि अच्छा, ये 1992 के बाद पहला ऐसा विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन में। यूक्रेन जैसे हम जानते हैं कि 1991 में जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था उसमें से एक इंडिपेंडेंट कंट्री निकल के आया था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। फिर एक और चीज, 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो इन्होंने टैंक सप्लाई किए थे। किसको? पाकिस्तान को। यूक्रेन ने पाकिस्तान को टैंक सप्लाई किए थे, और ये इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया जो है उनको सपोर्ट करे रशिया के अगेंस्ट। और 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अपना, तो वन ऑफ द जो सबसे मुखर आवाज थी इंडिया के इसके विरोध करने वाली, वो यूक्रेन यूक्रेन थी। ठीक है। फिर ये एक जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, इनका नाम जरूर याद रखना, यूलिया सिविरिदेंको। और अजीब सा नाम है, यूलिया सिविरिदेंको। ठीक है। ये एक नाम है किसका? ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट तो अभी भी जेलेंस्की ही है। ठीक। ये रहा। मोदी एंड व्लादिमीर जेलेंस्की विजिटेड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, कहाँ पे? ओएसिस ऑफ पीस पार्क इन कीव। ठीक। एक ये याद रखना है। बाकी और उसमें हाँ एक ये है कि भीष्म
क्यूब जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेजेंट किया है। कितने, 4 दिए थे आई थिंक, हाँ 4 भीष्म क्यूब दिए थे। ये क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल जैसा है, उसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, जैसे मेडिसिन होंगी, ठीक है, इक्विपमेंट होंगे फर्स्ट लाइन ऑफ केयर के, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। वो क्या है, भीष्म भीष्म क्यूब क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक, ये किसको दिया है, ये इंडिया ने किसको दिया है, यूक्रेन को दिया है। फिर प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, कि जैसे नाटो जब बना था, ठीक है, नाटो बना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे यूएसएसआर ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट टू काउंटर नाटो। ठीक है, तो ये वॉर्सो उस समय जो है वो पोलैंड जो है वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहता था, बट आज के समय जो है वन ऑफ द मतलब विरोधी है किसका, रशिया का। तो वॉर्सो जो है वो कहाँ है, पोलैंड की राजधानी है। ठीक, तो ये जरूर याद रखना है। तो ये भी 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में विजिट कर रहा है। ठीक है, इसमें इनके प्रेसिडेंट तो कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, डोनाल्ड टस्क है। ये याद रखना ये जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। जाम साहब कौन है, जाम साहब जो है एक इंडियन प्रिंस, एक वो थे प्रिंसली स्टेट्स के जो है एक प्रिंस थे। ठीक, जाम साहब। और इन्होंने क्या किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी से बहुत सारे ज्यूस को भगाया जा रहा था, तो बहुत सारे ज्यूस चिल्ड्रन के जो पोलैंड के निवासी थे, उन बहुत सारे ज्यूस के चिल्ड्रन को जो है वो जाम साहब ने क्या किया था, अपने यहाँ पे पाला था। और सेम सेम उनको घर की कमी महसूस ना हो, तो पोलैंड जैसी सेम स्थिति को है अपने यहाँ पे बनाया था। तो उसके लिए पोलैंड के जो लोग हैं वो जाम साहब के बहुत सारे बहुत वो रहते हैं, मतलब कृतज्ञ रहते हैं। ठीक है, तो जाम साहब का बहुत रिस्पेक्ट है पोलैंड में, किसके लिए, इसी सेम चीज के लिए। तो जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया उन्हीं के सम्मान में। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वहां के जो है वो डोनाल्ड टस्क है, प्रेसिडेंट कौन है, एंद्रेस डूडा। ठीक, ये एक ये है। फिर ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन से इंडिया जो है अपने लोगों को निकाल रहा था, तो ऑपरेशन गंगा गंगा के दौरान पोलैंड ने बहुत असिस्ट किया था इंडिया को। सो ये इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक, फिर और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, ये पुरंदर फिग, ये जीआई टैग है इंडिया का। पुरंदर कहाँ है, पुरंदर जो जानता है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो पुरंदर जो है फिग पहली बार पोलैंड को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक, जीआई टैग मिला है। ठीक, पुरंदर फिग, फिग क्या होता है, अंजीर को कहते हैं फिग। फिर इंडिया डेनमार्क कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इन वाराणसी। ठीक है, इंडिया डेनमार्क ने किया, लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक, रिवर रिजुनवेशन के लिए। ठीक है, और तो इसमें है नहीं, और क्या है इसमें, राइट, ये चीज देख लिया हमने कि स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इन वाराणसी। फिर रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आईआईटी बीएचयू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईआईटी बीएचयू और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो तीनों मिलके क्या करेंगे, स्मार्ट रिवर रिजुवनेशन को मैंने वो करेंगे, मतलब ऐसे तकनीक बनाएंगे जिससे रिवर को रिजुवनेट किया जा सके, उसको सेव किया जा सके। ठीक, फिर SLCR यानी स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर। ठीक है, वो क्या करेगी, टू एम्स टू लेवरेज इट्स एक्सपर्टीज ऑफ बोथ नेशन टू रिजुवनेट द रिवर वरुण। ठीक है, ये रिवर वरुण कहाँ पे है, रिवर वरुण जो है, रिवर वरुण जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये कहाँ से उदय होती है, ये प्रयागराज से उसका उदय होता है, प्रयागराज से। ठीक है, और बनारस में जाके जो है वो, बनारस या वाराणसी में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। बाकी और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर ये सब जो है डिटेल इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर बांग्लादेश क्राइसिस, जैसे जानते हैं शेख हसीना को जो है वहां से ह- हटा दिया गया था। किसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, 30% जॉब कोटा के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, ये तो एक नाम की चीज थी। ठीक, बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मोहम्मद यूनुस को जानते हैं, नोबेल लॉरेट थे मोहम्मद यूनुस, वो तब से सत्ता को चला रहे हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लेते हैं। नाटो का समिट कहाँ हुआ है। अच्छा, नाटो है क्या, वो तो सब लोग जानते ही होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ यूरोपियन और कुछ ये नॉर्थ अमेरिकन देशों का समूह है, जिसमें ये है आर्टिकल 5 एक है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, कि एक देश पर अटैक हर देश पर अटैक माना जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली टर्की भी इसका एक मेंबर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये नाटो का समिट हुआ कहाँ है, हेग नीदरलैंड में हुआ है। और इसके जो चीफ हैं वो कौन है, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री क्या है, मार्क रट। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ही इज वन ऑफ द पर्सन हु हैड थ्रेटेंड इंडिया। ठीक है, तो मार्क रट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सो
बाकी ये 5% ऑफ द जीडीपी को एक्सपेंड करने की बात की गई है कि अब डिफेंस सेक्टर में 5% एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 3.5% जो है वो कोर डिफेंस कैपेबिलिटी और 1.5% जो है वो बाकी और डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। पहले ये मैंडेट कितना था, 2% का बेंच मार्क था। ठीक, 2% का बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे यूएस के अलावा हार्डली ऐसा कोई देश था जो 2% ऑफ जीडीपी का खर्च करता था डिफेंस के ऊपर। बट अब जो है इसे डिसाइड किया गया कि 5% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाए। क्यों? तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उसे यूरोप जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, और साथ में इसको पता है कि रशिया का जो एग्रेशन है उससे यूरोप को खुद निपटना पड़ेगा। यूएस जो है नहीं आने वाला उनकी हेल्प के लिए। सो दे आर एक्सपेंडिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। यूरोपियंस आर एक्सपेंडिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, नाटो समिट हुआ कहाँ 2025 में? हेग, नीदरलैंड में, और इसके चीफ कौन है? मार्क रेट। ठीक है, और इसमें दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ईयर का जो समिट होगा वो कहाँ होगा? तुर्की में होगा 2026 में। फिर एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का समिट हुआ, ये बहुत विवादों में घिरा रहा। क्यों? क्योंकि इसने जो है पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करने से मना कर दिया था जॉइंट डिक्लेरेशन में, तो इसलिए इंडिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया साइन करने से। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। हुआ कहाँ है? किंगदाओ, चाइना में हुआ है। बाकी एससीओ है क्या? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। नाम शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और जो एनडीबी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसके हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? वो शंघाई में है। ठीक है, एनडीबी किसका है? ब्रिक्स का बैंक, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वही बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, वरना डिटेल में जाने लगेंगे तो बहुत सारा चीज है, इसमें इतना पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकले, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइड करना कि क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ठीक, फिर अगला है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन ओशन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ? ठीक है, जून 2025 में हुआ है। यूनाइटेड नेशन कहाँ पे? नाइस, फ्रांस में हुआ है। ठीक है, नाइस, फ्रांस में हुआ है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन क्या था? आवर ओशन, आवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि गोल 14 क्या है? एसडीजी का गोल जो है वो लाइफ बिलो वाटर, और गोल नंबर एसडीजी 15 जो है वो क्या है? लाइफ अबव वाटर। ठीक है, दोनों को याद रखना है, लाइफ अबव वाटर या लाइफ ऑन लैंड। ठीक, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं खास इसमें। ठीक, ठीक है, बाकी प्लास्टिक पोल्यूशन, इंडिजिनस जस्टिस, एड्रेसिंग द ट्रिप, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। ये पूछ सकता है एज इट इज, ये एक अपना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस किसको बोला गया है? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, एंड पोल्यूशन। ठीक है, इसको बोला गया है ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। फिर ग्लोबल ओशन गवर्नेंस के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ है? सीबीटी। ये जो रियोस अर्थ समिट हुआ था 1922 में, 1992 में। ठीक है, उसमें ही निकल के आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अंडर में दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। एक क्या है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जिसके अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट को रोकने की बात की गई थी। फिर दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें आईची टारगेट्स की बात की गई थी। एक ही याद रखना है। फिर कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इसी के अंडर ये भी साइन किया गया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, फिर बीबीएनजे एग्रीमेंट, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसकी साइन की गई है कि जो हमारे जुरिस्डिक्शन, जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जो मरीन एरिया है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी में जो है 30x30 का इनिशिएटिव भी कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है वो दिया गया था। फिर फोर्थ क्या था? ये बाकी सब रिड्यूस ग्लोबल एसिडिफिकेशन के लिए, रिड्यूस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये सब जनरल चीजें हैं जो मीन्स पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, बट हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं सिर्फ उसको देखेंगे। फिर G7 समिट, 51st G7 समिट, ये कहाँ हुआ है? ये अल्बर्टा कनाडा में हुआ है। एक याद रखना है, अल्बर्टा कनाडा, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मार्क कार्नी। ठीक है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। ठीक है, वो उनको जो इससे पहले जो जोकर थे उनको रिप्लेस करके बने हैं। कौन थे जोकर इससे पहले? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, उनको रिप्लेस करके बने हैं मार्क कार्नी। उसके बाद से थोड़ा बहुत इंडिया और कनाडा के बीच में संबंध सुधरने शुरू हुए थे। जैसे इंडिया कनाडा के बीच में संबंध सुधरने शुरू हुए, वैसे ही ट्रम्प आ गए। ठीक है, फिर मेजर आउटकम्स और इनिशिएटिव क्या है? वो कनान्स्की वाइल्ड 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 फायर चैप्टर। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये पूछ सकता है कनान्स्की वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है किसके समिट में हुआ है? G7 के समिट में हुआ है। फिर G7 का क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान, ये सब धरा का धरा रह गया ट्रम्प के आने के बाद। ठीक है, काउंटर माइग्रेंट स्मगलिंग, ठीक है, नॉट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट।
ठीक है, सब चीज जो है वो ट्रम्प के आने के बाद सब चीज धरी की धरी रहेगी, तो नॉट इंपॉर्टेंट। जी 7 में है कौन कौन से देश ये देख सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा। ठीक है। और जी 7 ने जो है 1989 में एफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बनाया था, जिसका पहले क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग। बट 2001 में जो ये 9/11 का अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद जो है इसका मैंडेट मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिज्म टेरर फाइनेंसिंग पे भी कर दिया गया था। ठीक। फिर उसके बाद 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे हम जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट हैं, P5, और 10 जो है नॉन परमानेंट हैं। ठीक है। P5 में कौन कौन है, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया। ठीक है, ये 5 हैं। और 10 नॉन परमानेंट हैं जो कि रोटेशन बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो हर साल जो है वो चेंज, हर 2 साल के बाद बदलते रहते हैं, हर 2 साल का टर्म के बाद नए मेंबर्स को रिप्लेस किया जाता है। तो अभी ये 5 कंट्रीज जो है 2026-27 टर्म के लिए कौन कौन देश हैं, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया और लातविया। ठीक है। लातविया जो है फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लातविया का बारे में पूछ सकता है। सिक्योर सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और लातविया क्या है, लातविया भी एक देश है जो यूएसएसआर से टूट के बना था 1991 में। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लातविया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, बट ये हिटलर के डर की वजह से जो इन्होंने यूएसएसआर को इनवाइट किया था, बट यूएसएसआर ने वापस हिटलर के डिफीट के बाद भी वापस जाने से मना कर दिया और लातविया को अपने कंट्रोल में रखा। ठीक है। बाकी इलेक्शन जो है 193 मेंबर की यूएन जनरल असेंबली करती है, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर इंडिया जो है वो किसका प्रेसिडेंट बना है, IIAS का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फर्स्ट टाइम बना है तो इसलिए पूछ सकता है ये। ठीक। इंडिया हैज बिकेम फर्स्ट टाइम द मेंबर ऑफ IIAS। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का मेंबर पहली बार बना है। ठीक। फिर अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है, ये हमने पीछे पीछे डिस्कस किया था, ब्रिक्स का बैंक है ये। और इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड टू बी द मेंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जैसे अल्जीरिया, अल्जीरिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स बट स्टिल इट हैज ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है। फिर इंडोनेशिया भी ज्वाइन करेगा साथ में। ठीक है, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट कौन है, प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक, एक ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेल्फ डिफेंस क्लॉज अंडर द यूएन चार्टर, जिसका यूज किया था इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये आर्टिकल 15 क्या कहता है, अलाउज फोर्स ओनली इफ ए स्टेट फेसेस एन आर्म्ड अटैक। ठीक। आर्म्ड अटैक, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि ये अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन, मतलब कि अगर जहां से भी अटैक हुआ है, ठीक है, वो अटैक पे किसी स्टेट का हाथ है, और स्टेट जो है उसको होस्ट कर रहा है और साथ में उस पर एक्शन लेने से मना कर दे रहा है, या अनविलिंग या अनेबल टू टेक एक्शन, ठीक है, उस केस में अटैक कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, अटैक्स आर रिपीटेड, बिल्कुल रिपीट हुए थे इंडिया की धरती पे, बहुत बहुत बार रिपीट हुए थे। अभी हाल ही में रियासी में हुआ था, फिर उसके बाद पहलगाम में हुआ। ठीक है। फिर होस्ट स्टेट जो है वो अनविलिंग टू एक्ट, अनविलिंग टू एक्ट, एक्ट क्या करेगा, वो तो सपोर्ट ही कर रहा है। फिर होस्ट स्टेट सपोर्ट और शेल्टर अटैकर्स बिल्कुल करता है। तो ये सब चीजों को यूज करके इंडिया ने जो है वो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। ठीक। फिर ये फिर ये निकारागुआ वर्सेस यूएस 1986 में ये बोला गया था कि सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स वाज वैलिड ओनली इफ इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, और पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करता ही है टेररिज्म। तो ये आर्टिकल 51 ये याद रखना है। अच्छा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो DPSP है, DPSP कोइंसिडेंटली उसमें जो आर्टिकल 15 है, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पीस। ठीक है, तो अलाइन होता है, इसे याद रखना है कि उसका आर्टिकल 15 इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इसका आर्टिकल 15 क्या है, वो पीस को खत्म करने की बात करता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कहूंगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, कि ADB ने लॉन्च किया फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। ऐसा इनिशिएटिव जो कभी कभी IMF लॉन्च करता है, कभी वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है, उस पर एक क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी। तो ये फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक, फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। ठीक है, ये क्या करता है, द प्रोग्राम एम्स टू ऑफर अर्ली कैटालिटिक ग्रांट्स टू ब्रिज फाइनेंशियल गैप एंड अट्रैक्ट फर्दर प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसमें एक ये चीज याद रखना है। ठीक है। और क्या, फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या सिर्फ एशिया के देशों के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है आई थिंक यूएस जो है सबसे बड़ा इसका शेयर होल्डर है। ठीक है, यूएस के बाद जापान है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है।
फिर यूएन 80 इनिशिएटिव क्या है ये? यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने लॉन्च किया यूएन 80 इनिशिएटिव। ठीक, ये किसके लिए है? स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन एंड एड्रेसिंग द रिसोर्स गैप। ठीक है, इसमें भी जो है डिटेल में याद नहीं रखना है बस। यूएन 80 इनिशिएटिव किसके लिए है? यूनाइटेड नेशन के लिए। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने लॉन्च किया है, दैट्स ऑल। ठीक, ये क्या है? यूएन लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रहा है ये, क्योंकि इंडिया जो इसके मेंबर हैं, अच्छा यूनाइटेड नेशन को कोई अपना सोर्स तो है नहीं रेवेन्यू का, तो जो इसके मेंबर्स हैं वही इसको पे करते हैं पैसा। जैसे यूएस कंट्रीब्यूट करता है 22%, ठीक है, 1.5 बिलियन जो है बचा हुआ है, दे नहीं रहा है। फिर चाइना जो है 20% करता है, ठीक है, और ये लोग देने से मना कर देना पैसा। तो यूनाइटेड नेशन को क्या करना है? अच्छा, यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा बकाया जो है वो इंडिया को भी है। मतलब इंडिया को यूएन को नहीं पे करना है, यूएन को इंडिया को पे करना है। क्यों? क्योंकि जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा योगदान तीन देशों का रहता है, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। और ये जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर है किसके? ट्रूप्स के प्रोवाइडर हैं। तो इन मिशन पे जब इंडिया इंडिया और या बांग्लादेश या पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को भेजता है तो यूएन जो है उनको पे करता है। बट यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारा जो है पैसा बकाया रखा हुआ है इंडिया का, पे नहीं किया अभी तक। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। तो यूएन 80 इनिशिएटिव किसके लिए लॉन्च किया है? ये यूएन के एंटोनियो गुटेरेस ने लॉन्च किया है, किसके लिए? तो ऑपरेशन और एड्रेसिंग द रिसोर्स गैप के लिए। ठीक, फिर सिक्स बिमस्टेक समिट। बिमस्टेक समिट इसमें याद क्या रखना, कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। ठीक, बैंकॉक में। और बिमस्टेक बना ही था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फुल फॉर्म तो ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें इसमें जो है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इंक्लूडिंग बोधि प्रोग्राम। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। इसमें बोधि प्रोग्राम किसके अंदर लॉन्च किया गया है? वो बिमस्टेक में लॉन्च किया गया है। फिर इंडिया विल होस्ट द बिमस्टेक एथलेटिक्स मीट फर्स्ट बिमस्टेक गेम्स। तो जैसा एशियन गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, तो ब्रिक्स गेम्स भी होता है, तो बिमस्टेक भी गेम्स कराने की बात कर रहा है, कब? 2027 से। ठीक है, इसमें है कौन कौन से देश? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया इलेक्टेड एज IALA वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, IALA वाइस प्रेसिडेंट क्या है? यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एड्स टू मरीन नेविगेशन, ILA, उसका वाइस प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, इसकी फर्स्ट जनरल असेंबली कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इसमें लिखा नहीं था, मैंने अलग से लिखा है, प्रेसिडेंट है ब्राजील। ठीक, तो ब्राजील प्रेसिडेंट है, और इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट। और IIAS का जो है इंडिया क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम इंडिया का प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, और IALA फाउंड कब हुआ था? ये 1957 में फाउंड हुआ था। ठीक है, और इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया था? TK रामचंद्रन ने लीड किया था। ठीक है, इस सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, इंडिया होल्ड करेगा ये काउंसिल दिसंबर 2025 में। ठीक है, कहाँ? मुंबई। फिर एट्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहाँ हुआ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? ये हुआ मस्कट में, ओमान में। ठीक, ओमान में है मस्कट। ठीक है, और एक एक पोर्ट भी है, डक्कम पोर्ट। ठीक है, वो भी कहाँ है? ओमान में है, जिसको इंडिया ने लीज पे लिया था। ठीक है, अब इसका थीम क्या था? वॉयस टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इंडियन ओशन के मेंबर्स के लिए। अगेन वो सागर इनिशिएटिव को जो है वो रिआइट्रेट किया, इसमें क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये लॉन्च कब हुआ था? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2016 में लॉन्च हुआ था बाय इंडिया फाउंडेशन। ठीक है, ये की एनुअल प्लेटफॉर्म, जिसमें 30+ इंडियन ओशन रीजन के लीडर्स जो है वो मिलते हैं आपस में। ठीक, और इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 20% का तो ग्लोबल ओशन ये है ही, ग्लोबल ओशन सरफेस, लेकिन दुनिया का 75% के वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व जो है इंडियन ओशन में है। और 80% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल का ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन से होके जाता है, इसलिए इंडो पैसिफिक पे सारी दुनिया जो है वो जोर दे रही है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस जोकर ट्रम्प। ठीक, लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है, और जो मेजर चोक पॉइंट है, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है? वो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको बंद करने की धमकी दी थी ईरान ने, ठीक है, ईरान और यूएई के बीच में है। हालांकि यूएई की जो टिप है उस पे ओमान का एक एक्सक्लेव है, तो ओमान टेक्निकली जो है ओमान और ईरान के बीच में है। फिर बाब अल मंदब स्टेट कहाँ है? गल्फ ऑफ एडन, और जो ये रेड सी को जो ज्वाइन करता है, बाब अल मंदब स्टेट कहाँ? अगर सोमालिया का मैप देखें, सोमालिया के जस्ट नॉर्थ में है गल्फ ऑफ एडन, और रेड सी को ज्वाइन करता है बब अल मंदब स्टेट। और फिर मोजाम्बिक चैनल कहाँ है? वो मोजाम्बिक और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ से मेजर ट्रेड होके गुजरता है, ऑयल का ट्रेड। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर हाउएवर इट इज फेसिस चैलेंजेस। ठीक है, ये तो सब
फिर यूके ने इंडो पैसिफिक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। देखिए बोला था जैसे मैंने कि पूरी दुनिया जो है इंडो पैसिफिक पे लगी हुई है, ठीक। तो ये इट बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये किसके लिए था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ओरिजिनली? कि ये फॉर्म हुआ था 11 कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। यूएस ने अच्छा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था ये 2016 में, जिसमें यूएस ने एग्जिट कर लिया था अगेन ट्रम्प के आने के बाद। तो ये 11 देशों ने मिलकर बनाया क्या, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू एंड सिंगापुर और वियतनाम। ये 15% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बनी थी, आरसीईपी। सो ये आरसीईपी को भी देख सकते हैं साथ में। बस ये यूके ने ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ब्लॉक को। कौन सा इंडो पैसिफिक ब्लॉक है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें 11 देश हैं, ठीक है। ये सारे देशों के नाम याद कर सकते हैं और रिसेंट में यूके ने ज्वाइन किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर यूएनजीए ने 18 नए मेंबर्स को इलेक्ट किया है, किसमें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए, ठीक। कौन कौन से हैं वो? 2 साल के टर्म्स के लिए बनीन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाईलैंड आर अमंग द न्यूली ज्वाइन, ठीक है। 3 साल के टर्म्स के लिए, 3 साल के टर्म के लिए होता है ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और इसमें 47 मेंबर होते हैं टोटल, रोटेटिंग बेसिस पे इनका इनका मेंबरशिप बनता है, ठीक है। इसमें यूएन के सारे मेंबर नहीं है, ये की याद रखना है, इंपॉर्टेंट बस। और इससे शायद ह्यूमन राइट्स काउंसिल से विड्रॉ भी कर लिया यूएस ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। सीट्स जो है ये इस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। 13 जो है वो अफ्रीकन देशों की, अफ्रीकन और एशिया पैसिफिक के लिए 13, सिर्फ 13 सीट है, देखना। 8 लैटिन अमेरिका के लिए है, ठीक है। और कैरिबियन के लिए 6, ईस्टर्न यूरोप के लिए अलग, और वेस्टर्न यूरोप के लिए अलग, ठीक है। फिर इंडिया का 21st आसियान और इंडिया समिट कहाँ हुआ था? वियंटानो लाओ पीडीआर में हुआ था, ठीक है। बस ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज एक क्या याद रखनी है कि अभी के समय आसियान का जो हेड कौन है, अभी के समय आसियान का हेड कौन है? सो अभी के समय जो है मलेशिया, मलेशिया इज द हेड इन 2025, ठीक है। और ये एक डेलीगेशन को लीड करने वाला है कहाँ पे? म्यांमार के लिए। म्यांमार में जैसे हम जानते हैं कि मिलिट्री रूल है, तो उसके लिए एक डेलीगेशन को लीड करेगा मलेशिया। और फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत में आए थे हेड ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं वो ध्यान नहीं आ रहा, बट हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ आए थे? भारत में आए थे 2000, और 2026 में वो जो है अध्यक्षता करने वाले हैं आसियान की, ठीक। फिर बाकी इंडिया और आसियान के बीच का जो ट्रेड डील है, बस वो देखना है ट्रेड कितना होता है। आई थिंक अराउंड 130 बिलियन डॉलर के अराउंड, 130 से प्लस बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया और आसियान के बीच में, ठीक। एक चीज याद रखनी है। और 21वां इंडिया आसियान का समिट कहाँ हुआ था? वो हुआ था वियंटाने लाओ पीडीआर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए आई आई बी। अच्छा ए आई आई बी जो है वो एक जैसे ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन हम जानते हैं, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ये वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। तो चाइना ने अपने पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े करने की कोशिश करी थी, उसमें से भी एक ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। सो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था कंट्री को 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग में, कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो 9th AIIB का गवर्नर का मीटिंग कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जिन लिकुन, ठीक। और ये बोला था इन्होंने कि 60% का जो AIIB का जो लेंडिंग होगा ना, वो सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस के लिए होगा, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ नारू ने ज्वाइन किया है, 110 कंट्री हो गए हैं, जिसमें इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है 7.58 के साथ। चाइना जो है लार्जेस्ट है 26.5%, क्योंकि जैसा जानते हैं कि चाइना ने पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े करने शुरू किए थे, तो उसमें से भी एक इंस्टीट्यूशन था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दैट्स वाई जो है चाइना जस्ट स्कैर्ड शिट आउट ऑफ अमेरिका। हालांकि चाइना इज नॉट द फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट जितना नुकसान इंडिया को यूएस ने पहुंचाया उतना चाइना ने अभी तक नहीं पहुंचाया, ठीक है। अभी चाइना उस पोजीशन पे नहीं है कि इंडिया को इतना नुकसान पहुंचा पाए, बट आई कंसिडर यूएसए एज अ बिगर थ्रेट टू इंडिया, इवन बिगर देन चाइना एंड पाकिस्तान कंबाइंड। 16th ब्रिक्स समिट, ठीक है। 16 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? कजान में हुआ था, ठीक है। हेल्ड इन कजान, ठीक है। और ये 2024 में हुआ था, 2025 में भी हो चुका है। 2025 में कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स समिट, इसमें ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है वो देख लेते हैं एक बार। जो नए ब्रिक्स के मेंबर ज्वाइन हुए हैं, ब्रिक्स प्लस जो बन गया है,
ठीक है। उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो ओरिजिनल मेंबर हैं ही। साथ में किसने किया है? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, और इसके बाद अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, इंडोनेशिया ने। ठीक। फिर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके ऊपर जो है वो हमारा जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा है हम लोगों ने। तो उसको देखिएगा, अगस्त के मंथ में आएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडिया ने बनाया था। ठीक है। किसके लिए? 7 जो बिग कैट्स हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे टाइगर, लॉयन, ये सब जो है, प्यूमा, ये सब जो बिग कैट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वो इंडिया का बनाया हुआ है। ठीक। फिर फोर्थ क्वाड लीडर समिट, अगेन ये किसी काम का नहीं रहा, ये जो बाइडेन ने पार्टिसिपेट किया था। फोर्थ क्वाड लीडर समिट कहाँ हुआ था? ये विल्मिंगटन में हुआ था। ठीक। अब इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, मुझे लगता नहीं है कि जब तक ट्रम्प है तब तक क्वाड जो है वो रिवाइव भी हो पाएगा। ठीक है। फिर हाँ, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बनाया किसने था? वो बनाया था पीएम शिंजो आबे ने, जिनकी अभी हत्या कर दी गई थी हाल ही में, 2007 में बनाया था इन्होंने। ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज होती है इनके बीच में। क्वाड में है कौन? इसको जय, यानी जापान, अमेरिका, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, जय प्लस ऑस्ट्रेलिया जो है, 4 देश हैं क्वाड में। ठीक है। एक I2U2 बनाया था। I2, एक सेकेंड, I2U2, इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट का क्वाड। ठीक है। तो एक ये फैशन में चल गया है क्वाड बनाना, कोई भी 4 लोग खड़े होके बना क्वाड है। ठीक है। इंडिया I2 में क्या है? 2 इंडिया, मतलब एक इंडिया है और एक इसराइल है, और 2 यू में क्या है? एक यूएई है और एक यूएसए है। ठीक। फिर 6 इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ये कहाँ हुआ? कैनबेरा में हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है इसमें। ठीक है। इंडियन डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा था? मिस मॉनपुई सियोई। ठीक है, इन्होंने लीड किया था। ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन को किसने लीड किया था? मिस सारा स्टोरी ने। ठीक। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इनके पीछे मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है? ऑस्ट्रा हिंड। ठीक है। और 7th ऑस्ट्रिया, ये जो है वो कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है। इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। 7वां कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। छठा कहाँ हुआ है? वो कैनबरा में हुआ है। कैनबरा कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया जो है साथ में क्वाड का मेंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और साथ में जो है इनको लीड किसने किया था? ये 2 चीजें, बस इसमें ये याद रखना है। फिर 5th AITIGA ज्वाइंट कमिटी मीटिंग, ठीक है, ये क्या है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। जैसे हमने देखा था कि इसमें जो डेटा दिया रहेगा कि आसियान जो है वो इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया विद अबाउट 11% शेयर इन इंडिया ग्लोबल ट्रेड। ठीक है। इसमें करीब करीब $130 बिलियन का ट्रेड होता है ये। 130 या उसके उससे भी बियॉन्ड का ट्रेड होता है। तो मतलब आसियान जो है वो 11%, भारत जितना भी ट्रेड करता है, अगर दुनिया से $100 का ट्रेड करता है, उसमें से $11 का ट्रेड जो है आसियान से करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसका मीटिंग कहाँ हुआ है? आसियान ये ट्रेड का ये मीटिंग हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगा? नेक्स्ट मीटिंग जो है वो इंडिया में होगा, November 21। ये पुराना है। नेक्स्ट मीटिंग ऑफ AIT ज्वाइंट कमिटी विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम November 21, 22 टू 2024। ठीक है, इस साइड गलत डेटा दिया, लेट मी चेक वंस। सॉरी, ये जो 5th वाला है ये जकार्ता में हुआ था, और ये हर 2-3 महीने में होता रहता है। तो 6th वाला जो है इंडिया में हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। सो इट इज, आई थिंक ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पे पूछने के चांसेस कम ही हैं। फिर 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसमें जो है किसमें? चरदाव मैदाम मदाम को जो है वो, ये रहा, असम, ये फर्स्ट कल्चरल साइट फ्रॉम असम टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन। कौन है? मोइदाम फ्रॉम असम बिकेम द इंडियाज 43rd हेरिटेज साइट। ठीक है। ये वैसे असम का थर्ड है, लेकिन जो कल्चरल वाला है उसमें उसमें फर्स्ट है, क्योंकि इससे पहले जो असम में 2 हैं, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, और एक मानस नेशनल पार्क है और एक काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेचुरल साइट्स हैं। ठीक है, जो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में है। ये पहला जो है वो साइट था जो कल्चरल साइट है, जो असम की तरफ से गया है। सो असम में टोटल अब 3 हो गए हैं। चरौदह मैदान जो है वो 43rd था। हालांकि ये 46th मीटिंग तो था, साथ में कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। 47th भी हो चुका है। 47 जो है वो पेरिस में हो चुका है, जिसमें इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट जो है कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो मराठा के फोर्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें 12 फोर्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 11 जो है महाराष्ट्र में है, एक जिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है, वो भी इंक्लूड हो चुका है। तो इंडिया में टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं। ठीक है। सो 40th कौन सा था? 40th जो है वो था, 40th धोलावीरा था। 41st जो था शांति निकेतन। 42nd था होयसला के मंदिर। 43rd जो है वो चरादेव मैदान। ठीक है, और होम डायनेस्टी का बरियल बरियल साइट्स था। और 44 जो है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो हो चुका है। ठीक है, इसमें एक यही चीज है। साथ में टोटल 44 हो चुके हैं इंडिया में। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव,
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो, इसमें बांग्लादेश को फिफ्थ मेंबर की तरह डाला गया है। इसमें 3 मेंबर ने चलाया था ये। किसने किसने चलाया था यहाँ पर? 2011 में फॉर्म किया गया था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने। तो ओरिजिनल मेंबर कौन है? इंडिया, श्रीलंका, जो मालदीव्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में मॉरिशस ने ज्वाइन किया, और साथ में अब बांग्लादेश भी फिफ्थ मेंबर बन चुका है। सो फिफ्थ मेंबर की तरफ किसने ज्वाइन किया है? बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है। ठीक है, इसमें यही है और कुछ नहीं है इसमें। फिर इंडिया और इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन का क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है ये? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश, कीनिया, मडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया। नोटेबल इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट। ठीक है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, ऑल्दो पाकिस्तान शेयर इट्स बाउंड्री विद द इंडियन ओशन, बट पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन मॉरिशियस। ठीक है, 23 मेंबर है बॉर्डरिंग इंडियन ओशन। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें फ्रांस इज द पार्ट। फ्रांस क्यों पार्ट है? क्योंकि फ्रांस का जो रीयूनियन आइलैंड है, ठीक, रीयूनियन आइलैंड, इट इज इन इंडियन ओशन। ठीक है, सो फ्रांस इज द पार्ट बट पाकिस्तान इज नॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर याद रखना है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फिर इसी के साथ बी पार्ट को भी खत्म करते हैं, फिर सी पार्ट आते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थे? ठीक है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025। अच्छा, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो कौन पब्लिश करता है। ठीक है, मोस्टली चांसेस हैं कि कौन पब्लिश करता है वही पूछेगा। इसके बियॉन्ड अगर जाना होगा तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, पब्लिश कौन करता है ये तो जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कौन सा रिपोर्ट है, किसको पब्लिश कौन करता है। ठीक, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होगी तो वो उसमें पूछ सकता है, बट चांसेस उसके कम ही है। सो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कुछ होगी तो मैं बताऊंगा, बाकी सिर्फ ये याद रखना है। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसमें की फाइंडिंग वही है, सिटीज इन मिडल ईस्ट वो लीस्ट लीवेबल है। कोपनहेगन ने टॉप किया है। ठीक है, कोपेनहेगन ने टॉप किया है, और इंडिया से 2 सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, उनकी रैंक क्या है? 141। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। कोपेनहेगन ने टॉप किया है मोस्ट लिवर सिटी में, और इंडिया से दिल्ली और मुंबई है जिनका रैंक 141 है। ठीक है, सबसे सबसे अच्छी सिटी कौन सी है? कोपेनहेगन। सबसे खराब कौन सी है? दमास्कस, सीरिया। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, आईईपी ये निकालता है। ठीक है, बुर्किना फासो रैंक फर्स्ट इन द इंडेक्स। ठीक है, पाकिस्तान रैंक सेकंड। हालांकि ये वो इंडेक्स नहीं है कि कौन सा देश टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, ये टेररिज्म से अफेक्टेड देशों की लिस्ट है। तो बुर्किना फासो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, और पाकिस्तान जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो वो कहावत कही गई किसी ने कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दैट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स। सो पाकिस्तान जो है वो खुद आतंकवादियों को पालता है, और आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान को ही ठोकते रहते हैं। फिर अभी एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया किसने? ट्रंप ने। ठीक है, पाकिस्तान को खुश करने के लिए। पाकिस्तान की जरूरत इनको है, ईरान पे बड़ा अटैक करने वाले हैं ये लोग, इसके लिए पाकिस्तान की जरूरत है इनको, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रस्टेड सोल्जर रहा है किसके लिए? जब सोवियत यूनियन को डिफीट करना था अफगानिस्तान में, तब भी पाकिस्तान का यूज किया। सो पाकिस्तान को बस पैसा फेंको, और का फेक पैसा तमाशा देख। ठीक है, सो पाकिस्तान रैंक सेकंड है, और इंडिया जो है रैंक 14 है। ठीक है, और इसमें शायद इसराइल जो है रैंक 8 पर था। हाँ, ये रहा, इसराइल इज ऑन रैंक 8। इवन वर्स्ट सफरर ऑफ टेररिज्म देन अफगानिस्तान। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जैसा देखा हमने, कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स ये भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ही निकालता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें आइसलैंड जो है वो टॉप पे रहा है मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, टेररिज्म इंडेक्स और पीस इंडेक्स दोनों निकालता है। टेररिज्म इंडेक्स में सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर ऑफ टेररिज्म कौन है? बुर्किना फासो। और फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी है? ठीक है, उसमें कौन है? आइसलैंड। फिर सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे न्यूजीलैंड। और जो सबसे खराब कंट्री, लीस्ट पीसफुल कंट्री, उसमें रशिया है, फिर यूक्रेन है, फिर सूडान है। हालांकि यूक्रेन जो है वो, और पैलेस्टीन, इवन पैलेस्टीन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। आई डोंट नो किस किस लिए खुश हैं, बस हैं लेकिन। फिर इंडिया का रैंक इसमें 115 है। इसमें यही याद रखना और कुछ भी नहीं। ठीक है, बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश 123 है, पाकिस्तान 144 है, अफगानिस्तान 158 है। पीस के मामले में तो कम से कम ये लोग पीछे हैं, लेकिन हैप्पीनेस के मामले में पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। फिर हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, ये किसने निकाला है? हुरुन
रिसर्च इंस्टीट्यूट निकाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एशिया का जो बिलियनर कैपिटल हुआ करता था मुंबई, उसकी पोजीशन चली गई है। ठीक है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप पोजीशन पे है, फिर चाइना, फिर देन इंडिया। इंडिया में जो है थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं। ठीक है, इंडिया में 284 बिलियनर्स हैं, एक ये है। और इसमें रैंक 17 पे मुकेश अंबानी है, रैंक 18 पे गौतम अडानी है। ठीक है, साथ में बाकी इनको याद करना है, रैंक ये है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रोशनी नादर। रोशनी नादर को अभी जो है फ्रांस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था रोशनी नादर को, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये कौन है, चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजी की। और फर्स्ट वुमेन टू फीचर इन द टॉप 100 हुरुन ग्लोबल लिस्ट। ठीक, इसमें ये है इंपॉर्टेंट कि हालांकि मुंबई ने 11 नए बिलियनर को ऐड तो किया है, टोटल बिलियनर जो है वो 90 हो चुके हैं। बट मुंबई ने लॉस्ट कर दिया अपना टाइटल एज एशियाज बिलियनर कैपिटल। ठीक है, वो किसने ले लिया है, शंघाई ने। शंघाई में ज्यादा बिलियनर हो गए हैं एज कम्पेयर टू मुंबई। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने निकाला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, टॉप रिस्क बताया गया है इंडिया के लिए क्या क्या है। एक, टॉप 5 रिस्क में क्या है, एक तो वाटर सप्लाई शॉर्टेज, फिर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स और सिविक फ्रीडम, फिर पॉल्यूशन और फिर लेबर। ठीक है, ये 5 जो है ग्लोबल रिस्क बताए गए हैं इंडिया के लिए। ठीक है, निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वो कौन निकालता है, वो आईएमएफ निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। फिर EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये कौन निकालता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। और इसमें एक फुल डेमोक्रेसी 4 रिजीम में होता है, एक फुल डेमोक्रेसी, एक फ्लॉट डेमोक्रेसी, एक हाइब्रिड रिजीम, एक ऑथोरिटेरियन रिजीम। इंटरेस्टिंगली इंडिया और यूएसए दोनों जो है वो फ्लॉट डेमोक्रेसी में है। ठीक है, बस यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये रहा, इंडिया इज क्लासिफाइड एज फ्लॉट डेमोक्रेसी। ठीक, फिर फुल डेमोक्रेसी में कौन कौन है, एक नॉर्वे है। ठीक, नॉर्वे फुल डेमोक्रेसी में है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ये लोग फुल डेमोक्रेसी में है। इंडिया जो है फ्लॉट डेमोक्रेसी में रैंक 41 पर है। और बॉटम जो लीस्ट में सबसे कम है वो कौन है, अफगानिस्तान ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजन। म्यांमार क्योंकि उसमें जनता रूल चल रहा है। नॉर्थ कोरिया, ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन, एवरीवन नो। फिर UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये किसने निकाला है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने निकाला है। क्या निकाला है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। फिर फर्टिलिटी क्राइसिस को बताया, फर्टिलिटी क्राइसिस को क्यों बताया है कि 2.1 एक टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर, तो वो उसको बोलता है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या है, एक कपल अगर 2.1 बच्चे, मतलब नॉट 2.1 एग्जैक्टली, मतलब 10 कपल अगर 21 बच्चों को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन 2.1 एवरेज लिया जाता है। और एक वो एक्स्ट्रा हर 10 कपल के लिए एक एक्स्ट्रा बच्चा क्यों, ताकि अगर किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, बट स्टिल वो जो रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब दो लोगों को रिप्लेस करके जाए, वो मेंटेन रहे, उसके लिए 2.1 जो है रिप्लेसमेंट लेवल माना गया है। तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रहा है, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें श्रिंक कर रहा है। इंडिया का भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पे आ चुका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो है वो तो मॉडरेट और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन अ, ये 65% लोग हैं 15 से 64 एज ग्रुप में है वर्ल्ड में। बट एजुकेशन और ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन जो है वो डायरेक्टली लिंक है। इसमें इंडिया का डेटा का है, हाँ ये रहा। इसमें इंडिया का डेमोग्राफिक क्या है कि इंडिया में एक तो ये है कितने 1463 मिलियन, यानी 146 करोड़ लोग हो चुके हैं इंडिया में। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1 वहां से ड्रॉप हो चुका है, इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.9 पे आ चुका है। ठीक है, यूएन का। और जो इंडिया ने अपना खुद का निकाला था, NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर, उसमें था 2.0, तो 2022 का था, तो 2 साल के बाद और घट के वो 1.9 पे आ चुका है। ठीक है, और 2/3 ऑफ यानी 68% इंडिया के पॉपुलेशन किसमें है, 15 से 64 के बीच में है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंडिया के फेवर में है इस समय। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 71 मेल के लिए है, 74 जो है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी इंडिया की रैंक गिरी है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इससे पहले वाला लोकसभा था 2019 में चुन के आया था, उसमें नंबर ऑफ वुमेन एमपीज जो है दे आर 14% या उससे ज्यादा थी। अब 2024 में जो है नंबर ऑफ वुमेन एमपीज रिड्यूस हो गई हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से इंडिया का रैंक जो है गिरा है। और निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे हमने पहले देखा था।
ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है? वो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, वही लोग हैं। ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? सबसे कम खराब क्या है? ये पाकिस्तान का खराब है। ठीक है, बॉटम 5 कंट्रीज में 148 पाकिस्तान का है, फिर सूडान, चाड, फिर ईरान। ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन इंडिया जो है वो 131 रैंक पे आ चुका है 129 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है मेजर कंसर्न है, जैसे ये जानते हैं ना कि ये डेटा गलत दिया है। 2019 में जो लोकसभा में थे वो 14.7% थे एमपीज, और ये 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें 13.8%, यानी रिड्यूस हो गए। ठीक। और फीमेल मिनिस्टर भी रिड्यूस हुए हैं, 6.5% से 5.6% में आ गए हैं। ठीक है। दैट्स वाई बांग्लादेश अचानक से 75 प्लेस ऊपर उठ के 24वें रैंक पे आ गया है, इंटरेस्टिंगली। ठीक है। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका जो है ये सब इंडिया के ऊपर है। ठीक है। मालदीव्स और पाकिस्तान सिर्फ यही एक है सार्क देशों में जो इंडिया से नीचे रैंक करते हैं। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया का 151 रैंक है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। टॉप रैंक वही नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, ये सब टॉप रैंक में आते हैं। एरिट्रिया सबसे कम है 180 देशों में। नॉर्थ कोरिया और चाइना ये बॉटम में रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे। ठीक। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडिया का वो 19(1) दिया हुआ है, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला है, वो यहाँ से पावर मिलती है। 19(1) क्लॉज ए, 19 सब क्लॉज ए। फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें क्या है, एशिया के अंदर कितने टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसकी बात की गई है। तो उसमें हाईएस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंक क्या है? अच्छा, इसमें एशिया के टॉप 250 यूनिवर्सिटीज की बात की गई है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? आईआईएससी बैंगलोर जो है वो 38 पोजीशन पर है। और शुलिनी यूनिवर्सिटी, ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो टॉप में आई है, 146 रैंक में है। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है कि एशिया वाला जो रैंकिंग है उसमें टॉप पे कौन है, मतलब इंडिया की तरफ से टॉप पे कौन है? आईआईएससी बैंगलोर है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ साइंसेज, और जो 38 पोजीशन पे है, और शुलिनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि 146 पे है, जो कि बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया कहलाई जाएगी। तो बाकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में वही चाइना की हैं ज्यादातर। शुंगा यूनिवर्सिटी चाइना की है, परकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चाइना की है। फिर उसके बाद सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है एक। देन उसके बाद सिंगापुर की सेकंड है, मतलब टॉप 5 में टॉप 2 जो चाइना की है, फिर 3 4 पे जो है वो सिंगापुर की है, 5 पे जो है जापान की है। ठीक है। एक अन्ना यूनिवर्सिटी, ये 111 रैंक है किसमें? रिसर्च क्वालिटी में। ठीक। तो इसमें देखते हैं इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कौन कौन सी हैं। आईआईएससी बैंगलोर है वो किसमें? 38 पोजीशन पे है। अन्ना यूनिवर्सिटी, ये अन्ना यूनिवर्सिटी भी ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो ये 111 रैंक पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, ये सब मद्रास कहाँ गए सब, ये कुछ कुछ नहीं, ये सब हैं टॉप के। शुलिनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये जरूर याद रखना है। टॉप रैंक्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। फिर वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसने किसने निकाला है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट निकाला है। ठीक। इसमें क्या है? इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी की बात की गई है कि 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वरीड अबाउट द लूजिंग जॉब्स। ठीक। और 1% जो रिचेस्ट हैं वो 95% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज्यादा वेल्थ ओन करते हैं। ठीक है, इसमें यही दो चीज याद रखनी है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट में। ठीक। फिर ये सब तो नेगेटिव ट्रेंड है ही, पॉजिटिव ट्रेंड क्या है? भाई 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग जो है 1995 के बाद से एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाले गए हैं। ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं याद करने लायक। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसने निकाला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निकाला है। एक चीज ये याद रखनी है, और इंडिया की रैंक याद रखनी है। ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 96th हो गई है मालदीव्स के साथ। 2023 में कितनी थी? 93 थी। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, 93 से 96 हो गई है। और जब मुझे जहां तक याद है 2014 के आसपास में ये 80s की लाइन में हुआ करती थी। तो मोदी जी आए थे वो करप्शन को कम करने के लिए, बट 96 रैंक पे आ गई है इंडिया की रैंकिंग। ठीक है। ऑब्वियसली डेनमार्क जो है ये सब लीड करते हैं, सात लगातार 7 साल तक, 7वीं बार है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ याद नहीं रखना है, इंडिया की रैंक याद रखनी है बस। ठीक है। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहले निकाली किसने है? वेलबिंग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इन्होंने किया है। फिनलैंड को जो हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 8th consecutive ईयर दिया गया है, ठीक है, फिनलैंड को। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया की रैंकिंग देखते हैं बस, इसमें इंपॉर्टेंट ये कोस्टा रिका और मैक्सिको पहली बार टॉप 10 में आए हैं, एक तो ये है। फिर वेस्टर्न का डिक्लाइन हुआ है। यूएस जो है और यूके, ये देयर लोवेस्ट रैंक ड्यू टू राइजिंग सोशल आइसोलेशन, एक ये है। फिर हालांकि ये इनको समझ नहीं आता कि फिनलैंड वगैरह जो जितने नॉर्डिक देश हैं उनको तो टॉप रैंक पे रखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में, बट जितने ज्यादा डिप्रेशन की दवाइयां जो है बिकती हैं वही हैं।
तो आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया होता है इनका। हालांकि इंडिया का परफॉर्मेंस देखिए, इंडिया जो है 126 से 118 रैंक पे आ गई है, थोड़ा बहुत खुश हुए हैं इंडिया वाले। ठीक है, क्यों हुए हैं पता नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नेपाल, ठीक है नेपाल तो चलो ठीक है समझ में आता है, नेपाल वादियों में है, खुश है। पाकिस्तान क्यों खुश है? भाई यूक्रेन क्यों खुश है? फलस्तीन क्यों खुश है? आई डोंट नो क्यों खुश है। और अगर ये लोग खुश हैं और इंडिया ज्यादा दुखी है तो आई विल प्रे टू गॉड कि भगवान ऐसी खुशी किसी को ना दें, पाकिस्तान यूक्रेन और फलस्तीन जैसी खुशी। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगेन, इसमें इंडिया की रैंक बहुत खराब रहती है। ठीक है, निकालता कौन है? ठीक है, और निकालने वाला जो है कौन है? ये है एनुअली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ। ठीक है, ये लोग निकालते हैं। और इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज एक है कि कुछ जो टॉप के देश हैं उनको शामिल नहीं किया जाता इसमें, ताकि वो इसमें इसमें compete नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मत देखिएगा यूएसए यूके ये सब जो टॉप में क्यों नहीं है। टॉप में है बेलारूस, फर्स्ट पोजीशन पे बेलारूस है। ठीक है। ठीक है, चिले चाइना वगैरह ये सब फर्स्ट रैंक पे है। और सबसे खराब रैंक पे कौन है? सबसे खराब रैंक पे है वो सोमालिया, रैंक है 127 पे रैंक है। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है वो, ठीक है, इंडिया जो 2024 की रैंक में 105 रैंक थी इंडिया की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये याद रखना है। ठीक। और इंडिया का स्कोर कितना है? 27.3, ये सीरियस की कैटेगरी में है। और इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 100 तक का स्कोर होता है। ठीक है, और जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, मतलब 0 की तरफ जितना है इसका मतलब वो ज्यादा हंगर को जो है काउंटर कर पा रहे हैं, जितना 100 की तरफ है मतलब वो हंगर को उतना काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का स्कोर 27.3 है। ऑल दो ये इंप्रूव तो हुआ है, 28.7 से घटकर 27.3 हुआ, बट स्टिल सीरियस कैटेगरी में है। मतलब 127 देशों में 105 नंबर पे आ रहे हैं, तो ये जो है सीरियस कैटेगरी तो है। ठीक है, जैसे ये अंडर नरिश चिल्ड्रन कितने हैं? 13.7% है। जो 5 साल से कम बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। ठीक है, स्टंटेड जो है वो कितने हैं? वो 35.5% है। स्टंटेड मतलब हाइट छोटी रह जाती, एज के हिसाब से हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, वो 35.5% है। वेस्टेड मतलब जो वजन जितना होता है एज के हिसाब से वजन जितना होना चाहिए उससे कम है, वो 18.7% चिल्ड्रन है। चाइल्ड मोर्टेलिटी 2.9% है बिफोर द एज ऑफ 5। ठीक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर कितना है? 18.3, ये मॉडरेट है। बाकी रीजनल कंपैरिजन में साउथ एशियन नेबर जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये सब बेटर परफॉर्म करते हैं इंडिया से। हालांकि इंडिया से खाना मंगाते हैं बट इंडिया से बेटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट पे देख लिया हमने कौन से? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर सिपरी की रिपोर्ट आई है। सिपरी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपरी की रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा देश कितना आर्म्स को इंपोर्ट कर रहा है, कौन सा देश आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सिपरी की रिपोर्ट में यूएसए का शेयर बहुत इंक्रीज हुआ है, ग्लोबल शेयर में 43% चला गया, 21% से 21% राइज हुआ है प्रीवियस पीरियड में। ठीक है, 107 देशों को अब ये आर्म्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो टॉप 10 जो आर्म्स एक्सपोर्टर हैं वो तो सेम ही रहे हैं। ठीक है, और ये है लार्जेस्ट। सऊदी अरेबिया जो टॉप बायर है वो तो ठीक है। बाकी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में कौन है? यूएस फर्स्ट पे है, 43% ऑफ द वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ यूएस करता है। सेकंड पे फ्रांस है, इंटरेस्टिंगली रशिया नहीं है। ठीक है, 9.6%। फिर थर्ड पे रशिया 7.8%, चाइना जो है उसके पास शेयर 5.9% का, जर्मनी के पास 5.6% का शेयर है। और पहले जो है वो इंडिया या सऊदी अरेबिया ये लोग जो होते टॉप बायर होते थे, अभी यूक्रेन है टॉप बायर। तो टॉप एक्सपोर्टर में यूक्रेन है, 8.8% जो है वो वर्ल्ड का इंपोर्ट यूक्रेन के पास गया है। इंडिया के पास 8.3, 9.1 से घट के वो 8.3 पे गया है। और यूक्रेन का 0.1 से बढ़कर 8.8 पे है। इतना इन्होंने आर्म्स को इंपोर्ट किया है। इंडिया का इसलिए घटा, ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इंडिया में जो है इंडिजिनस पे डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो इंडिया में जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा बूस्ट हो रहा है, और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो इसलिए इंडिजिनसली प्रोडक्शन में की वजह से इंडिया का इंपोर्ट का शेयर जो है वो रिड्यूस हुआ है। फिर पाकिस्तान इंटरेस्टिंगली फिफ्थ पोजीशन पे है, 4.6%, 2.8% से बढ़ के। और अभी ट्रम्प की मेहरबानी है तो ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चाइना पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया है, क्योंकि चाइना का इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, फिर इसमें बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पहले निकालता कौन है? विपो निकालता है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक 39 है। ठीक है, हेयर इज इंडिया का रैंक, इंडिया की रैंक 39। ठीक। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, टॉप स्कोर में कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन निकालता है? द चैरिटीज एड फाउंडेशन ने निकाला है। क्या है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स? उसमें क्या है कि टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? इंडोनेशिया, केन्या और सिंगापुर। ठीक है, और लास्ट 4 कंट्रीज कौन कौन है? पोलैंड, जापान, कंबोडिया, लिथुआनिया।
इंडिया की 26 पोजीशन है इंडेक्स में, ठीक है, कि देने में जो जनरस कंट्रीज है, मोस्ट जनरस कंट्रीज, उसमें किसकी कितनी रैंक है। इंडिया की रैंक ऑब्वियसली इंप्रूव हुई क्योंकि इंडिया बहुत सारे ऑपरेशन चला, जैसे ऑपरेशन दोस्ती के तहत जो है वो टर्की सीरिया में हेल्प करी थी। फिर यूक्रेन में भी जो है एड पहुंचाता है, मिलिट्री मिलिट्री नॉट मिलिट्री बट मेडिकल हेल्प पहुंचाता है, फिर फूड की एड पहुंचाता है। फिर साथ में जो गजा में क्राइसिस चल रहा है वहां पे भी मेडिकल और फूड का एड पहुंचाता है। फिर अभी म्यांमार में भूकंप आए थे, वहां भी इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो इंडिया जनरस कंट्रीज में तो है। और जो इंटरेस्टिंगली जो बहुत चौधरी बनते हैं जो दुनिया के, पोलैंड, जापान, कंबोडिया, नॉट कंबोडिया बट पोलैंड और जापान तो है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में इनकी गिनती होती है। लिथुआनिया में भी रिचेस्ट कंट्री में गिनती होती है, बट स्टिल दे आर द बॉटम 4 कंट्रीज। फिर इंटरनेशनल इवेंट्स को देखते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स, 11th इंटरनेशनल योगा डे कब इसको डिक्लेयर किया गया था? 2015 में डिक्लेयर किया गया था, 11 जून 21 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं करना है। ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया ने बैन किया है वीजाज अहेड ऑफ हज। कहाँ, कौन कौन से देशों के लिए? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और इंडोनेशिया के लिए, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे मनाया गया है 135th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, अप्रैल 14 जैसा हम जानते हैं कि ये है। अप्रैल 14 को जो है ये इनका जन्म दिवस नहीं है, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक। और न्यूयॉर्क के मेयर कौन है? एरिक एडम्स, इन्होंने प्रोक्लेम किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक। और बी आर अम्बेडकर से जानते हैं कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माता हैं, इसलिए जो है उनका सम्मान दुनिया भर में है। और इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया है इसको, इस इवेंट को? रामदास अठावले ने, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टैच्यू जो है वो लगाई गई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। फिर बैन ऑन एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट कहाँ हुआ है? यूके में हुआ है, ठीक है, यूके में। और एक और इम्पोर्टेंट देश है, हालांकि ये बस ये वन लाइनर पूछेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को सर्च करने के लिए जो है किसने लॉ पास किया है कि उसको सजा सजा दी जाएगी? उसने पास किया, रशिया ने, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप, 47th वाला, नॉट इम्पोर्टेंट, ये रहा, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया। फिर पेरिस एग्रीमेंट से अगेन विड्रॉ कर लिया, ठीक है, एज पर हिम देयर इज नथिंग लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर लेट्स सी, ठीक है, उसके बाद फॉल ऑफ बशर अल असद, ठीक है, बशर अल असद की में, अच्छा, बशर अल असद में जो सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो एक मोर्चा लड़ रहा था, वो किसके अध्यक्षता में? अहमद अल शरा की अध्यक्षता में, ठीक है। इनके ऊपर जो है वो इनाम रखा हुआ था, ठीक है, बाउंटी रखी थी। किसने? यूएसए ने। As per USA, he was a terrorist. But when the Bashar al-Assad government fall and he took over, he became president, and Donald Trump praises him. ठीक है, to become his friend. So geopolitics में there is nothing like terrorism. There is good terrorism and bad terrorism. ठीक है, जो आपको सपोर्ट करे वो अच्छा, जो नहीं करे वो खराब, ठीक है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज इन शॉर्ट्स पर, ठीक है। अभी तक जो चीजें हमने डिटेल में देखी हैं, फिर न्यूज इन शॉर्ट्स में सारी चीजों को डिटेल में नहीं देखना है, इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वो जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है क्रोएशिया के विजिट पे गए हैं, ठीक है। क्रोएशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखना है, एच ई जोरान मिलानोविक, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ जाग्रेब, ये पूछ सकता है ये कहाँ है? ये क्रोएशिया में। फिर जापान ने पहला वर्ल्ड का फर्स्ट 3D ट्रेन स्टेशन बिल्ड किया है, कहाँ पे? वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने बिल्ड किया, कहाँ पे? अ, इसका नाम क्या है? हत्सुशीमा स्टेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर येला ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल में, इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और जब और पहला ऐसा देश जिसको कंप्लीटली ग्लेशियर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया वो था वेनेजुएला, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। येला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। फिर डेनमार्क ने लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट ई कॉमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट, ठीक है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ई कॉमर्शियल मेथनॉल प्लांट किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने लॉन्च किया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया डेनमार्क का नाम आया तो ग्रीन एनर्जी से ज्यादा जोड़ के देखिएगा, ठीक है। हालांकि मिथेनॉल को लेके इंडिया में बवाल चल रहा है अभी, इथेनॉल को लेके चल रहा है, स्पेसिफिकली E20 पेट्रोल को लेके। देर आर सम पीपल आर आर्गुइंग दैट E20 से जो है वो जो माइलेज है, जो गाड़ियों की माइलेज है उसमें कमी आई है, बट लेट्स सी। फिर अच्छा, ये कहाँ लगाया है ई मेथेनॉल का प्लांट? कासो में।
फिर हॉन्डुरस ने अपनी एम्बेसी ओपन करी है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और यूएस एंड सऊदी अरेबिया ने साइन किया $142 बिलियन का आर्म्स डील। ये यही है, पैसा फेंको। अमेरिका और पाकिस्तान का सॉर्टेड है। जो पैसा फेंकेगा उसके लिए नाचेंगे डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ दोनों। ठीक है। फिर यूएई ने डिक्लेयर किया 2025 को एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी। किसने किया है? यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। जैसे अच्छा हम जानते हैं कि यूएई में जो 7 एमिरेट्स हैं, तो सातों एमिरेट्स के जो शेख हैं, ठीक है, आमिर्स हैं, वो एक एक करके बाय रोटेशन बेसिस पे एक एक करके प्रेसिडेंट बनते हैं यूएई के। तो इस समय जो है शेख मोहम्मद बिन अल जायद नयान, ये है यूएई के प्रेसिडेंट। ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर किया है 2025 को एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है। किसके लिए? यूनिटी, इंक्लूजन, सोशल कोहेजन को बढ़ाने के लिए, अंडर द स्लोगन हैंड इन हैंड। ठीक। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर किया है ऑनररी रैंक टू द नेपाल आर्मी चीफ। ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक परंपरा चलती है कि जो इंडियन आर्मी के चीफ होंगे वो नेपाल के आर्मी के चीफ होंगे ऑनररी रैंक, और जो नेपाल आर्मी के चीफ होंगे वो इंडियन आर्मी के भी चीफ होंगे एज अ ऑनररी टाइटल। ठीक है। सो ये दोनों देश करते हैं। जैसे जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगदेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल अशोक राज सिगदेल ये किसके चीफ है? नेपाल के आर्मी के चीफ हैं। ठीक है। तो अब वो इंडियन आर्मी के भी बाय डिफॉल्ट चीफ हैं, मतलब ऑनररी रैंक है। कोई ऐसे मिलिट्री पावर नहीं दी गई है कि नेपाल के आर्मी चीफ चाहे तो इंडियन आर्मी को ऑर्डर कर सकते हैं कि चलो अटैक करते हैं। ठीक है। फिर इंडिया के कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एक याद रखना है। नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। फिर इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में लगाया गया। इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस, वॉश क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है। ये कहाँ किया गया है? हेल्ड 8th इंडिया वाटर वीक के लिए नई दिल्ली के साथ नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम क्या था? सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। ठीक है। SDG 6 क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल का है। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, लेकिन हॉर्नबिल स्टेट बर्ड किसका है? केरला का है। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। केरला का स्टेट बर्ड है, क्या है? हॉर्नबिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया था? नागालैंड का। और केरला का स्टेट बर्ड क्या है? हॉर्नबिल है। ठीक। और इसमें जापान और वेल्स जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर थे। फिर महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे। महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? ये December 6 को मनाया गया। किसने किया है? नेब्रास्का। ठीक है। नेब्रास्का कौन है? नेब्रास्का जो है एक जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जैसे, तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग अलास्का। तो नेब्रास्का एक वन ऑफ द स्टेट है यूएसए का। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है? महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे किया है बाय अनवीलिंग अ बस्ट ऑफ द रिवर्ड लीडर और एट द नेब्रास्का कैपिटल एट इन लिंकन। ठीक है, नेब्रास्का की स्टेट कैपिटल क्या है? लिंकन। ठीक है, वहां पे गांधी जी का एक स्टैचू या छोटा सा जो स्टैचू को अनवील किया है December 6 के लिए। ठीक है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट गांधी बस्ट इंस्टॉल्ड along द 9 यूएस स्टेट अंडर द इंडियन कंसुलेट इन सियाटल। फिर कनाडा ने एंड किया फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम को। ठीक है। ये इसमें इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? 14 कंट्रीज को इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया, चाइना, ब्राजील और पाकिस्तान। फिर अंगकोर वट, ये कहाँ है? कंबोडिया में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है और इसको बोला गया है एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और बाकी अदर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो कौन सी हैं? ताजमहल, गेट वॉल ऑफ चाइना और एंशियंट सिटी ऑफ बगान। ठीक है। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआन मानेत। अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्लैशेस हुए थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, किस टेम्पल को लेके हुए थे? प्रिय विहार टेम्पल को लेके हुए थे। ठीक है। प्रिय विहार ये किसने बनाया था? खमेर डायनेस्टी ने बनाया था। कब? 11th और 12th सेंचुरी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर बस यही है इसमें। और ठीक है, 91 टेम्पल हैं इसमें अंगकोर के जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, उसमें। फिर इसराइल ने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, 69 मेंबर बन चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक, इसमें यही है इंपॉर्टेंट। फिर चाइना ने ओपन किया किंगलिंग स्टेशन। तो ये पूछ सकता है कि किंगलिंग स्टेशन जो है अंटार्कटिका में किसका है? चाइना का है। ठीक है। रिसर्च स्टेशन ऑब्वियसली इंडिया का कौन सा स्टेशन है इसमें अंटार्कटिका में? ठीक है, इंडिया का एक दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, एक फिर एक 1 सेकेंड। फिर एक हिमाद्री जो है वो कहाँ है? वो आर्कटिक रीजन में है।
ठीक है, आर्कटिक रीजन में। और दक्षिण गंगोत्री जो पहला था किसमें, एंटार्क्टिक में, वो अभी डिसफंक्शनल है, मतलब उसको अभी सस्पेंड रखा गया है। फिर अभी जो है मैत्री और भारती ये ऑपरेशनल है। मैत्री और भारती, ठीक है, ये दोनों मैत्री और भारती और दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ के स्टेशन है, इंडिया के एंटार्क्टिक के। हिमाद्री कहाँ है, आर्कटिक का। फिर यूएनजीए ने जो है वो 18 न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया ह्यूमन राइट काउंसिल के, ये तो देखा ही था हम लोगों ने। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे, बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड। और भी देश थे, बट इनको 3 साल के टर्म्स के लिए चुना जाता है। ठीक है, 18 नए मेंबर्स को। फिर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, जून 2024 में साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ठीक है, इन चारों ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया था। ठीक है, अब मुझे लगता है ट्रम्प के समय ये भी एक डेड अलायंस बन जाएगा। इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, सिक्स बिमस्टेक समिट के दौरान जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, किसके इनविटेशन पर, पीएम जो थे वो पीएम शिनवात्रा, किसकी, थाईलैंड की। ठीक है, बट अब वो हट चुकी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, और इंडिया जो है बिमस्टेक का ऑब्वियसली पार्ट है ही। ठीक है, फिर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, यहाँ पे भी जो है वो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसको भी हमने देखा था रिसेंट ऊपर। और इंडिया थाईलैंड के बारे में और बिमस्टेक का जो सिक्स समिट हुआ था वो उसके लिए भी देखा था, कहाँ हुआ था, ये थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। फिर इंडिया का एट, सीरिया लियोनी। सीरिया लियोनी कहाँ पे है, ये अफ्रीका में जो वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका में, वहां पे एक देश है सीरिया लियोनी। ठीक है, वहां पे इंडिया प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू क्लोज टू $1 million टू सीरिया लियोनी फॉर इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। फिर बैन ऑन ट्रांस वुमेन फॉर फ्रॉम वुमेन्स स्पोर्ट। ठीक है, ये किसने किया है, ये किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है। ठीक है, कीपिंग मैन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट करके एक ऑर्डर पास किया उसके दौरान। ठीक। फिर इजराइल का जो टावर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और अडानी का चिप प्रोजेक्ट, ये दोनों मिलके कहाँ पे, महाराष्ट्र में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। ठीक है, ये टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की कंपनी का नाम है। ठीक है, तो कौन कौन मिलके बना रहे हैं, टावर सेमीकंडक्टर और इंडिया का जो अडानी ग्रुप है, ये मिलके बना रहे हैं $10 बिलियन के का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर इससे पहले क्या था, इससे पहले जो है एक फॉक्सकॉन मिलके बना रहा था, और एक आईएसएमसी, ये कहाँ का है, ये ताइवान का जो है वो सेमीकंडक्टर प्लांट है, वो मिलके जॉइंट वेंचर प्लांट बना रहे थे, कहाँ पे, ये गुजरात में बना रहे थे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है, कोलंबो प्रोसेस जो है वो, दिस इज रिलेटेड टू कोलंबो प्रोसेस। तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए जो है ये, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए कोलंबो प्रोसेस है, तो इंडिया इसका चेयर बना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइम बना है इंडिया 2003 के बाद में, जब इसका बना था ये कोलंबो प्रोसेस, उसके बाद से पहली बार बना है। फिर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क, ये किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है वोटान। ठीक है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है। ठीक है, और ये को चेयर बाय स्पेन एंड इराक, और फंडेड प्राइमरली बाय स्पेन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग जो है इंडिया का प्रीमियर जो है वो फॉरेन पॉलिसी को लेके इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है, कहाँ पे होता है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, रायसीना डायलॉग, इसमें न्यूजीलैंड के पीएम जो थे क्रिस्टोफर लक्सन चीफ गेस्ट थे। और थीम क्या था, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ठीक है, 2016 में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया था, किसके साथ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर। ठीक है, और ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और शांग्रीला डायलॉग, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल डायलॉग्स हैं, उनके साथ जो है एक अब एट पार आ चुका है, राइसिना डायलॉग का भी इंपॉर्टेंट नाम है दुनिया में। और ये जैसे मैंने बताया था, ट्रम्प पुल्स यूएस फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये कुछ भी करता रहता है। ब्राजील ने ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, ओपेक कंट्रीज क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, और उसमें और एडिशनल कुछ कंट्रीज हैं, जैसे रशिया भी उसका पार्ट है, तो ओपेक प्लस बन जाता है, और उसको ब्राजील ने ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट कौन है, लूला डा सिल्वा। फिर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ठीक है, ये कहाँ हुआ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने क्या लॉन्च किया है, लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपेडिशन। ठीक है, इसमें मोटरसाइकिल की जर्नी होगी कहाँ पे, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया, अभी यूएसए ने विड्रॉ किया था, अब अर्जेंटीना ने भी कर लिया है। ठीक है, और अर्जेंटीना में जो है यूएस समर्थित सरकार है, इसलिए अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने का जो इनविटेशन था उसको ठुकरा दिया था। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, जेवियर मिलेई।
फिर नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने इकोवास को एग्जिट कर दिया। इकोवास क्या था? इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है, एक ही याद रखना है। और नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने इसको से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इंडिया को। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल चीज की बात हो जाएगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन इसको यहाँ नहीं दिखेंगे, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड किया मोस्ट फेवर्ड नेशन। हालांकि मैं बताता हूँ छोटा सा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे पवन, ठीक है, एक कंट्री हूँ, बाकी मैं 10 देशों पर लगाता हूँ 5% का टैरिफ। ठीक है, और दुनिया में 11 देश हैं मान लो। ठीक है, अब 11 देश, इन सबको मैंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। तो मैं 11वें देश को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दूँ, इस पर भी 5% ही लगाऊंगा टैरिफ, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटा देता हूँ, तो इस पर मैं 5%, 10%, जितना मर्जी उतना चाहे बायलिटरल तौर पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है। तो स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया इंडिया का MFN स्टेटस। ठीक। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट था कि टैक्स ट्रीटी विद इंडिया के लिए एक था कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था नेस्ले के केस के ऊपर, उससे रिलेटेड कुछ पंगा हुआ था। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज। फिर इंडिया होस्ट करेगा ITU WTSA 2024, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली है। ठीक है, उसको इंडिया होस्ट करने वाला, नई दिल्ली में होस्ट कर चुका है अक्टूबर 14 से 24 2024 को। ठीक। फिर ये पहली बार ऐसा था कि जहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन में जो है ये इवेंट हुआ था। फिर इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। जैसे देखा हमने कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 96 चली गई है। ठीक है, सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज 215 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी फॉर ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। ठीक। ठीक है, कहाँ हुआ था इसका प्लेनरी सेशन? कहाँ हुआ था? बीजिंग में, उसके दौरान इलेक्ट किया गया। फिर अच्छा, ये जो है लॉन्च कब हुआ? 2021 में लॉन्च हुआ था एक G20 इनिशिएटिव। जो 2020 में G20 इनिशिएटिव हुआ था उसमें, हालांकि इंडिया में नहीं हुआ था, इंडिया में 2023 में हुआ था, लेकिन इंडिया में जो 2020 का जो G20 हुआ था, उसके दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया था। मतलब उसमें इंडिया ने बैक किया था और 2021 में इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया था। ठीक। फिर PM मोदी ने एड्रेस किया था 79th UN जनरल असेंबली। इसके रिलेटेड मैं दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि देर आर ओनली टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया है। एक अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक। फिर अभी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ है? USA में होने वाली है। हालांकि USA में ही होती है, न्यूयॉर्क में। तो देर इज चांस दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन गो टू USA एंड हैव अ बायलैटरल मीटिंग विद ट्रम्प। Although it is difficult, very difficult, I would advise PM Modi to avoid this joker. But anyhow, Global Summit on Spirituality for a Clean and Healthy Society। ठीक है, ये इसमें एड्रेस किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हुआ का ऑर्गेनाइज किसने किया था? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया था। फिर सेवेंथ इंडिया और जर्मनी का इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। ठीक। इसमें याद क्या रखना है? सेवन था, ये कहाँ हुआ था? इसको अटेंड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कॉल्फ ने। ठीक है, हुआ कहाँ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और एक ज्वाइंट ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, जैसे इंडिया का जानते हैं कि इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ठीक है, तो एक ज्वाइंट ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप जो है वो इसमें लॉन्च किया गया टू सपोर्ट सस्टेनेबल एनर्जी गोल एंड क्रॉस बॉर्डर हाइड्रोजन ट्रेड को। ठीक। फिर सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? सेकंड इंडिया इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सिंगापुर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। फिर आइवरी कोस्ट ने UN का वाटर कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आइवरी कोस्ट क्या है? आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवरी, ये कहाँ है? ये भी अगेन जहाँ सीरियलियोनी है उसी के आसपास जो है वेस्ट अफ्रीका में एक देश है। ठीक। और UN वाटर कन्वेंशन को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला जो है 53rd देश बन चुका है। 1992 में लॉन्च हुआ था UN वाटर कन्वेंशन। ठीक है, फिर ये 10वां अफ्रीकन देश है। ठीक है, तो फिर INS किल्टन जो है वो IMET डेक्स एशिया में गया है 2025 में। कहाँ हुआ है ये? ठीक है, चांगी जो एग्जीबिशन सेंटर है सिंगापुर का, वहां हुआ है। ठीक है, चांगी में इंपॉर्टेंट एक बेस भी है इंडिया का। ठीक है, और ये बाइनली होता है 1997 से, मतलब हर 2 साल के बाद।
फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग रन अग्राउंड, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग नाम क्या है? A23A। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो अंटार्कटिका में ही है, वहां जाके टकरा के ये रुक गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वेडल सी में था, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक वेडल सी याद रखना है। और A23A वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग, ठीक है, इसका एरिया 1500 स्क्वायर माइल है, ठीक। और 1500 स्क्वायर माइल था, और अभी भी पिघलने के बावजूद 1300 स्क्वायर माइल पे है। फिर 10 ईयर ऑफ ब्लू रेसिडेंसी वीजा, ठीक है, ये ब्लू रेसिडेंसी वीजा वीजा कौन लॉन्च करता है? ये यूएई लॉन्च करता है ब्लू रेसिडेंसी वीजा। फिर कि रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ऐसी गोल्डन वीजा एक लॉन्च करता है, ठीक है। यूएई जो है बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास, ताकि उसके पास इन्वेस्टमेंट और पैसा आए लोगों, ठीक। फिर इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन, ठीक है, ये किसका है? यूनेस्को का है, ठीक। किसके किसमें बढ़ावा देने के लिए? स्टेम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स और मेडिसिन, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। हैशटैग दिया था एवरी वॉइस इन साइंस, ठीक है। यूके यूनिवर्सिटीज टू ओपन कैंपसेस एट गिफ्ट सिटी, ठीक है। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। उसके तहत जो है यूके के दो लीडिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, वो जो अपना इंटरनेशनल कैंपस ओपन करेंगी गिफ्ट सिटी में, ठीक है। द दिस फॉलोज द अर्लियर मूव बाय ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन ने पहले जो है इसमें इन्वेस्ट करने की बात कही थी। क्या नाम था यूनिवर्सिटी का? डियाकिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ठीक है। यहाँ ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ठीक। फिर 2026 को डुअल ईयर फॉर कल्चरल टूरिज्म एंड एआई किसने डिक्लेयर किया है? इंडिया और स्पेन ने डिक्लेयर किया है, ठीक। फिर उसके बाद माउंट सेमुरू एरप्ट इन ईस्ट जावा, कहाँ पे है? ईस्ट जावा आइलैंड, इंडोनेशिया में है। क्या है? माउंट सेमेरू, ठीक है, एक याद रखना है ये। फिर माउंट और माउंट लेतोवाकी, लेतोवाबो, लाकी लाकी, ऐसे करके एक नाम का एक वॉल्केनो है जो फिर से इरप्ट हुआ इस साल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। तो ये क्या पूछेगा? माउंट सेमेरू, ये कहाँ है? ईस्ट जावा। ईस्ट जावा किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का, ठीक है। फिर बाकी इसमें और क्या है? और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडोनेशिया से जानते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है, और 127 एक्टिव वॉल्केनोज हैं यहाँ पे। और दुनिया के सबसे ज्यादा आइलैंड किसके देश के पास है? इसी देश के पास है, 17,000 प्लस आइलैंड्स हैं किसके पास? इंडोनेशिया के पास। फिर इंडिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, इन्होंने हेल्ड किया अपना फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन सरजेवा इन नवंबर 2024 में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका अब G20 को होस्ट करेगा 2025 में, ठीक है। तो 23 में जो है इंडिया ने होस्ट किया, 24 में ब्राजील ने, और 25 में अब साउथ अफ्रीका। फिर इंडियंस इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन कौन है? ठीक है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, इंडियन का मतलब ये नहीं कि इंडिया में रहने वाले, और या फिर इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। तो 15 इंडियन या इंडियन ओरिजिन सिटीजन है, जिसमें टॉप के कौन है? एक सुंदर पिचई, ठीक है, और एक अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है, और एक्टर अनिल कपूर, ठीक है। एक्टर अनिल कपूर और इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकानी, ठीक है। ये चार नाम है, चारों नाम याद रखना है। किसके लिए है? टाइम्स 100 के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं इन एआई 2024 लिस्ट, उसके लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अंडर 16 जो है सोशल मीडिया किसने बैन किया है? 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए किसने बैन किया है? वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया ने किया बैन, ठीक है। इराक ने अपना पहला फर्स्ट नेशनल सेंसस कंडक्ट किया है। जैसे हम जानते हैं कि लास्ट कुछ सालों में इराक और सीरिया में जो आईसिस का रोल था, मतलब आईसिस जो है ज़्यादा हावी थी, तो वहाँ पे हो नहीं पा रहा था। 1987 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था यहाँ पे, 1987 में, और उसके बाद से जो है अब हुआ है 40 ईयर्स के बाद, ठीक। फिर जापान का एक सैडो गोल्ड माइन है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना, सैडो गोल्ड माइन, वेरी इंपॉर्टेंट, सैडो गोल्ड माइन, ठीक है। सैडो गोल्ड माइन कहाँ का है? जापान का, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है। जापान का सैडो गोल्ड माइन जो है वो यूनेस्को स्टेटस मिल गया उसको। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साउथ कोरिया यूएस, साउथ कोरिया, आई थिंक द बैटरी इज डेड। साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान ने अपना पहला ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च किया है। आई थिंक पेन की बैटरी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, डोमेन एक्सरसाइज किया है। किसने? साउथ साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छा,
ये लाइव स्टॉक पर टैक्स जो है किसने किया है, वो डेनमार्क ने किया, काउज एंड पिग्स पर। ठीक, कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है, किसने किया है? कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस डेनमार्क ने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक। फिर ब्रिक्स का समिट 2025 में हुआ है, वो कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है, इंडिया ने उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर नेक्स्ट पेज पे जो सारे इंपॉर्टेंट इंडिसेस है जो हमने कवर किए हैं अभी पीछे, उनका एक लिस्ट है, अगर चाहें तो रीड कर सकते हैं, हालांकि हमने इसको डिटेल में कवर किया ही है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ ने किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ने किया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स ने 85 रैंक है इंडिया का। ठीक है, सिंगापुर ने लीड किया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, उसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंडिया का रैंक 41st है, टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है। फिर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच का, इंडिया का रैंक 6th है। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इस पे इंडिया का रैंक 10 है। और 1 to 3 में किसी को रैंक नहीं दिया गया। डेनमार्क जो है 4th रैंक पे है, यानी फर्स्ट रैंक पे है। ठीक। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये देखे हमने। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, इसमें इंडिया 4th रैंक पे है, सिपरी निकालता है इसका, सॉरी नॉट सिपरी, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स ये भी देख लिया था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये भी देख लिया था इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव में। फिर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स ये भी देखा था, इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट। फिर ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट ये सिपरी ने निकाला था। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर यूक्रेन। फिर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये हेरिटेज फाउंडेशन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। फिर उसके बाद 2025 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन निकालता है। ठीक है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ इंटरनेशनल अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, 1 second, लेट मी गो टू द फर्स्ट पेज, यस हियर इट इज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक अफेयर्स को कवर करेंगे। सॉरी मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पेन का जो बैटरी है वो शट डाउन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा चल रहा है। इकोनॉमिक्स अफेयर्स को कवर करेंगे अगेन। फिर उसके बाद जो है, फिर इकोनॉमिक्स अफेयर के बाद जो है वो एनवायरमेंट अफेयर्स है। ठीक है, यहीं की था एनवायरमेंट, नॉट देयर। उसके बाद फिर ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद एनवायरमेंट ये है। तो धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे बिफोर द 13 सितंबर के एग्जाम से पहले। ठीक है, साथ में हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि एडुटेरिया का जो मैगजीन आया है उसको अधीश त्रिपाठी जी कवर कर दें। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स अफेयर के साथ। सो इस वीडियो के साथ हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर चुके हैं, और पिछली वीडियो में नेशनल अफेयर्स को कवर कर ही लिया था। फिर धीरे धीरे जो है वो पूरा जो घटना चक्र वो धीरे धीरे कवर हो ही जाएगा। साथ में हमारा जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसमें जुलाई से हम लोगों ने शुरू किया है यूपीएससी और स्टेट पीएससी तक के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, किसके लिए? इस पीडीएफ के लिए। और साथ में एडिशनली जो हमारा ब्लॉग है उसको भी जाके पढ़ सकते हैं, उसमें डेली का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।